तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला के ऊपर। तो दोस्तों, आज हम इस रिवीजन सेशन के अंदर बात करने वाले हैं चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड की, जो कि आपके सिस्टमैटिक्स यूनिट का सबसे छोटा चैप्टर है और इसको एनसीईआरटी में काफी ज्यादा रिड्यूस भी कर दिया गया है। यानी यहाँ पर पहले और भी टॉपिक्स हुआ करते थे जिनका नाम था व्हाट इज लिविंग एज वेल एज टेक्सोनॉमिकल एड्स। उन दोनों के दोनों टॉपिक्स को अभी आपके एनसीईआरटी से हटा दिया गया है और सिर्फ दो ही टॉपिक्स इनकॉर्पोरेटेड है। हालांकि टेक्सोनॉमिक एड्स जो है कंप्लीटली हट चुका है आपके नीट के सिलेबस से भी और एनसीईआरटी से भी, तो उसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। लेकिन व्हाट इज लिविंग वाला जो टॉपिक है ये आपको पूरी बायोलॉजी को समझने में हेल्प भी करता है एज वेल एज वो नीट के सिलेबस में इनकलकेटेड भी है, तो हम लोग उसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, हम लोग उसको जरूर पढ़ेंगे। तो अगर आपके पास नई एनसीईआरटी है तो आप इन सारे एडिशनल पॉइंट्स को एक बार देख लीजिएगा, और अगर आपके पास मेड इजी है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, उसमें ये सारे के सारे पॉइंट्स ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है। तो दोस्तों, जो क्वेश्चन मैं आपको हर बार देता हूं वही क्वेश्चन यहां पर दूंगा, लिखने की जरूरत नहीं है। दिस इज अ सेशन जो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग को बूस्ट करेगा। आराम से पेन को छोड़ दीजिए, कॉपी को बंद कर दीजिए, अपने सामने एनसीईआरटी आप खोल सकते हैं या मेड इजी खोल सकते हैं या अपने नोट्स खोल सकते हैं। कुछ भी लिखना नहीं है, सिर्फ इन चीजों को समझते हुए चले जाना है। हाँ, कोई पॉइंट अगर आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है, कोई अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी डेवलप हुई है, तो वीडियो को पॉज करके सिर्फ उस पॉइंट को आप लिख लीजिएगा। पूरे के पूरे नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, पूरा फोकस आपका समझने पे होना चाहिए, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे होना चाहिए। एंड उसके बाद जो है आप आराम से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड सिंस दिस इज अ सेल्फ पेस्ड सेशन, तो आप अपने हिसाब से इस सेशन की स्पीड को भी सेट कर सकते हैं। 1.5x, 1.75x, 2x या 1x पर भी आप देख सकते हैं अपनी पेस के हिसाब से। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे द लिविंग वर्ल्ड की एंड द व्यूज इन बायोलॉजी की। व्यूज इन बायोलॉजी क्या होता है? ये आर्टिकल एनसीईआरटी के पहले पेज से उठाया गया है। एक्चुअल में बायोलॉजी को देखने के दो नजरिए हैं, दो व्यूज हैं। पहला जो आपका व्यू है इसे हम कहते हैं बायोसेंट्रिक व्यू। बायो का मतलब क्या होता है? बायो का मतलब होता है लिविंग। तो एक ऐसा व्यू जो कि बायोसेंट्रिक है, जो कि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एक समान मानता है, बराबर मानता है, इक्वल मानता है, उसे हम बायोसेंट्रिक व्यू कहते हैं। यानी इस व्यू के हिसाब से इस वर्ल्ड में जितनी भी स्पीसीज हैं सारी की सारी इक्वली कंसिडर करी जाती हैं। तो ये एक अच्छा अप्रोच माना जाता है और इसमें आप अपनी बायो रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से स्टडी कर पाते हैं। समझ लीजिए, अगर मैं सिर्फ अपने आप को महान मानूं और किसी और की महानता के बारे में जिक्र ही ना करूं, तो क्या मुझे कभी पता लग पाएगा कि मेरे अलावा और भी अच्छे लोग हैं इस दुनिया में? मुझे कभी पता नहीं लग पाएगा। जब मैं हर इंसान को बराबर नजर से देखूंगा, जब मैं हर इंसान को इक्वली ट्रीट करूंगा, जब मैं हर ऑर्गेनिज्म को, हर प्लांट को, हर एनिमल को इक्वली ट्रीट करूंगा, तो मुझे उनमें भी कुछ अच्छाइयां नजर आएंगी। समझ लीजिए, कोई प्लांट है और वो मेडिसिनल प्लांट है। लेट से उससे कोई एंटी कैंसरस ड्रग मिलता है, लेकिन मैं उस प्लांट को कुछ समझता ही नहीं हूं। मेरा जो व्यू है वो एंथ्रोपोसेंट्रिक है। मैं सब कुछ खुद को ही मानता हूं, अपने आप को बहुत महान समझता हूं और किसी ऑर्गेनिज्म को महान नहीं समझता। तो मैं कभी भी उस मेडिसिन की डिस्कवरी नहीं कर पाऊंगा। मैं डेली उस पौधे के सामने से निकल जाऊंगा, गुजरता रहूंगा, लेकिन कभी उस पौधे के ऊपर खोज नहीं करूंगा, रिसर्च नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इस पौधे में मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। बायोसेंट्रिक व्यू एक ऐसा व्यू है जहां पर लोग अपने आसपास पाए जाने वाले सारे जीव जंतुओं पे स्टडी करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हर जीव जंतु में कुछ ना कुछ स्पेशल जरूर होता है। तो आपको मेडिसिन मिल सकती हैं, आपको स्पाइसेस मिल सकते हैं, आपको गम्स मिल सकती हैं, आपको रेजिन्स मिल सकते हैं, आपको 1000 डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं, बिकॉज आप अपने आसपास की बायो रिसोर्सेज को समझना चाहते हैं। आप सबको एक समान नजर से देखते हैं। लेकिन दूसरा जो व्यू है यह है एंथ्रोपोसेंट्रिक। एंथ्रोपोसेंट्रिक मतलब ऐसा व्यू जो सेंटर पे रखता है किसको? ह्यूमन को। यानी ह्यूमन अपने आप को सुपीरियर समझता है, कहता है कि सारी स्पीसीज में से मैं सबसे सुपीरियर हूं, मैं सबसे महान हूं, मेरे सामने कोई कुछ नहीं है। तो हम अपने आसपास पड़े हुए वैल्यूएबल प्लांट्स और एनिमल्स को भी नहीं देख पाते, एंड अल्टीमेटली हम अपने आप को ही सुपीरियर समझते हैं और इसीलिए हमारी नॉलेज में भी लिमिटेड प्रोग्रेस होती है। हम अपनी नॉलेज को नहीं बढ़ा पाते क्योंकि हम अपने आसपास पाए जाने वाले जीव जंतुओं पे रिसर्च ही नहीं कर रहे। सो इट इज नॉट कंसिडर्ड अ गुड अप्रोच। तो कोई आपसे पूछ ले कि बायोसेंट्रिक और एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू में से ज्यादा बेटर कौन सा है? हमेशा बायोसेंट्रिक व्यू। हम लोग खुद मानते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि ये पूरा का पूरा अर्थ जो है ये एक परिवार है, इसमें पाए जाने वाला हर डिफरेंट टाइप का ऑर्गेनिज्म हमारी आंखों में एकदम बराबर वैल्यू लेकर के बैठा हुआ है। अब लिविंग वर्ल्ड मतलब इस वर्ल्ड में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इन सबको मिला करके लिविंग वर्ल्ड कहते हैं। यानी ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि इस अर्थ पे, इस वर्ल्ड पे पाए जा रहे हैं, इन्हें लिविंग वर्ल्ड कहा जाता है।
तो ये लिविंग वर्ल्ड जो है बहुत डाइवर्स है, लगभग 17 से 18 लाख डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स इस अर्थ पे पाए जाते हैं। 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज। ह्यूमंस इतने सारे हैं इस दुनिया में, हमने घेर रखा है इस पूरी की पूरी दुनिया को, लेकिन हम मिला जुला कर सिर्फ एक स्पीसीज हैं। सोच के देखो हमारे अलावा कितनी स्पीसीज और हैं, 17 से 18 लाख स्पीसीज, और उनमें भी ऑर्गेनिजम्स का नंबर अपरंपार है। इतना ज्यादा डाइवर्स है ये लिविंग वर्ल्ड। तो कंप्लीट जो दुनिया है इसको दो भागों में तोड़ा। पहला बायोटिक, बायो मतलब लाइफ, तो इसे एनिमेट मैटर कहा। एनिमेट मतलब एनिमल लाइक यानी कि लिविंग, या इसे नॉर्मली लिविंग भी कह दिया, जिसमें एनिमल, प्लांट्स, माइक्रोब्स ये सब आएंगे। दूसरा है ए बायोटिक यानी नॉन लिविंग, इसे इनएनिमेट भी कह दिया, यानी एनिमल इस कैटेगरी से बाहर है तो यहां पर नॉन लिविंग इन्हें कह दिया। जैसे कि विंड है, सी है, फायर है, ये सारी चीजें नॉन लिविंग में आती हैं। तो पुराने जो ह्यूमन बींग्स थे उन्होंने इस दुनियादारी को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। इस चैप्टर में स्पेसिफिकली हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में ही चर्चा करनी है। तो एक साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में, जिनका नाम है सर अर्नेस्ट मेयर। 1904 से 2004 तक ये अर्थ पे सरवाइव किया, यानी 100 साल की इनकी उम्र थी जब इनकी डेथ हुई। डार्विन साहब ऑफ 20th सेंचुरी कहा गया इनको। डार्विन जो कि एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे, उन्हीं के नाम पर इनको सम्मान दिया गया। इनको कहा गया कि भैया आप 20th सेंचुरी यानी 20वीं सदी के डार्विन हो, आप इतने महान वैज्ञानिक हो। 100 नंबर का सिग्निफिकेंस इनकी लाइफ में बहुत था, क्योंकि पहली बात तो जैसे मैंने बताया कि ये 100 साल तक जिए थे, 100 साल की उम्र थी जब इनकी डेथ हुई। और दुनिया के टॉप 100 साइंटिस्ट की लिस्ट अगर आप कभी भी बनाएंगे तो उसमें अर्नेस्ट मेयर साहब का नाम आएगा ही आएगा। ही वॉज दैट ब्रिलियंट साइंटिस्ट। इनको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी मिला हुआ था, यानी बायोलॉजी के अगर 3 ताज हैं तो इनके पास वो तीनों ताज थे। These 3 prestigious awards, बाल्जन प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी एंड क्रेफूड प्राइज, ये तीनों के तीनों इनको मिले हुए थे इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस। सबसे पहले बाल्जन प्राइज मिला, फिर इंटरनेशनल प्राइज ऑफ बायोलॉजी, और फिर इनको क्रेफूड प्राइज मिला। नोबेल प्राइज इनको नहीं मिला था, नोबेल लॉरिएट ये नहीं थे। ही गेव करंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ स्पीसीज, जिसे बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज कहा गया। तो अगर कोई पूछे कि इनका मेन रोल क्या था सिस्टमैटिक्स के अंदर, क्यों हम सिस्टमैटिक्स यूनिट स्टार्ट करते ही सर अर्नेस्ट मेयर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आप कहेंगे कि अर्नेस्ट मेयर साहब ने स्पीसीज की सबसे सटीक डेफिनेशन दी थी जो आज के दिन में एक्सेप्टेड है। आज के दिन में हम उसी डेफिनेशन को सबसे ज्यादा बेहतरीन मानते हैं। उस डेफिनेशन का नाम, उस कॉन्सेप्ट का नाम था बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। इस बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज में इन्होंने क्या कहा? इस बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज में इन्होंने ये कहा कि एक स्पीसीज में कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि आपस में ब्रीड कर सके, यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सके, और जब ये सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे तो इनके बच्चे जो पैदा हों वो फर्टाइल हों, यानी वो आगे चल के फिर फर्दर बच्चे पैदा कर पाए। ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को हम लोग स्पीसीज कहेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। समझ लीजिए आप एक मेल ह्यूमन है, तो यू विल इंटरकोर्स विद अ फीमेल ह्यूमन, और आपका जो बच्चा पैदा होगा वो भी आपका क्या होगा? ह्यूमन बींग होगा, और वो भी फर्टाइल होगा, वो भी आगे चल के बच्चे पैदा कर सकता है। लेकिन समझ लीजिए एक मेल डोंकी है और एक फीमेल हॉर्स है, ये भी साइज में सिमिलर है, दे कैन ऑल्सो डू इंटरकोर्स टुगेदर, लेकिन इनका जो बच्चा होगा वो फर्टाइल नहीं होगा, क्योंकि ये जो पेरेंट्स हैं ये आपके डिफरेंट स्पीसीज के हैं, ये सेम स्पीसीज के थोड़ी हैं। एक आपका डोंकी है, एक आपका हॉर्स है। तो अल्टीमेटली अगर आप सेम स्पीसीज के पेरेंट्स को इंटरकोर्स नहीं कराते तो बच्चा तो पैदा हो जाएगा। अगर वो पेरेंट्स सिमिलर हैं थोड़े बहुत, बच्चा तो पैदा हो जाएगा, लेकिन वो बच्चा फिर फर्दर फर्टाइल नहीं रहेगा। तो आपको अगर फर्टाइल बच्चा पैदा करना है तो मेल और फीमेल जो पेरेंट्स हैं दोनों सेम स्पीसीज के होने चाहिए, ये कहा हमारे अर्नेस्ट मेयर साहब ने। यानी एक ही स्पीसीज के ऑर्गेनिजम्स आपस में इंटरकोर्स करके फर्टाइल बच्चा पैदा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर मेल है, यहां पर फीमेल है, दोनों के दोनों ह्यूमन है, तो बच्चा पैदा हुआ, ये आपका फर्टाइल हुआ। यस, ये आपका ड्यू टू सम रीजन स्टेराइल हो सकता है, काफी डिसऑर्डर्स की वजह से, लेकिन ओवरऑल ये बच्चा फर्टाइल होगा। यस, अब देखिए यहां पर मेल डोंकी है और फीमेल हॉर्स है, जिनको कहा जाता है जैक एंड मेयर। अब ये जैक और मेयर जो है, इन्होंने जब बच्चा पैदा किया तो खच्चर पैदा हुआ, म्यूल पैदा हुआ, विच इज स्टेराइल, ये फर्दर आगे बच्चे पैदा नहीं कर सकता। मेल जो हॉर्स है, फीमेल जो डोंकी है, अगर आपने ये सेक्स चेंज कर दी, यहां पर अगर आप देखें तो मेल को फीमेल, फीमेल को मेल कर दिया, तो हिन्नी पैदा होती है, ये भी आपकी क्या है? स्टेराइल है, क्योंकि पेरेंट्स की स्पीसीज डिफरेंट है। फिर आपने लायन अगर मेल ले लिया और टाइगर अगर फीमेल ले लिया, तो यहां पर नाम क्या बनेगा? लाई यहां से ले लिया, गर यहां से ले लिया, लाइगर। मेल का नाम आप पहले लिखते हैं, लाइगर बना, विच इज ऑल्सो स्टेराइल। मेल अगर आपने लिया है टाइगर
और फीमेल लिया है लायन, तो यहां पर टाइग और ऑन आ गया, तो इसे टाइगॉन कहेंगे। सारे के सारे क्या होते हैं? स्टेराइल होते हैं। ये सारे के सारे स्टेराइल क्यों हुए मेरे भाई? क्योंकि इनके पेरेंट्स को अगर आप देखें तो ये आपके डिफरेंट स्पीसीज के हैं। इफ यू वांट टू मेक अ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, तो आपके जो पेरेंट्स हैं वो एकदम सेम स्पीसीज के होने चाहिए। तो यही अर्नेस्ट मेयर साहब ने कहा कि सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल्स आपस में मेट करके फर्टाइल बच्चा बनाते हैं। अगर डिफरेंट ग्रुप के इंडिविजुअल साथ में मेट करेंगे तो बच्चा फर्टाइल नहीं होगा, स्टेराइल होगा। ये हमारे अर्नेस्ट मेयर साहब ने बात कही। इसे हम बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज कहते हैं। अब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। लिविंग वर्ल्ड इज वेरी डाइवर्स, ये बात हम लोगों ने देख ली। लिविंग वर्ल्ड बहुत डाइवर्स है, हमें पता है यहां पर भांति भांति के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। 17 से 18 लाख डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स पाए जा रहे हैं। हमने ये नंबर भी कोट किया था, 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज अर्थ पे पाई जाती हैं। यस, यहां पर इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट और कॉपरेशन होता है, यानी इतनी सारी स्पीसीज हैं, कई स्पीसीज ऐसी होंगी जिनका आपस में कॉन्फ्लिक्ट होगा, यानी झगड़ा होगा। कैसे भाई? टाइगर जो है ये आपका हिरन को मार देता है खाने के लिए, बकरी को मार देता है खाने के लिए, तो इनके बीच में क्या है? कॉन्फ्लिक्ट है, मारधाड़ होगी, और कॉपरेशन भी होता है। जैसे कि आप अपने दोस्त की मदद कर दो, आप अपने पड़ोसी से कोई चीज उधार ले लो, बाद में उसे वापस कर दो, या अपने पड़ोसी को कोई चीज उधार दे दो। या लाइकन है, यहां पर आप देखते हैं एल्गी और फंगस की एसोसिएशन है, जहां पर फंगस जो है एल्गी को रहने की जगह देता है और एल्गी जो है फंगस को खाना देता है, दोनों हेल्प कर रहे हैं। तो ऐसे भी एसोसिएशन है जहां पर दो ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे की हेल्प करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? कॉपरेशन, एक दूसरे के साथ कॉपरेट करना। और कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा करना, बीच में तनातनी होना, 36 का आंकड़ा होना, ऐसी भी रिलेशनशिप आपको देखने को मिलती है इन सारे ऑर्गेनिजम्स के बीच। यस, यहां पर देखिए, सम ऑर्गेनिजम्स कैन इवन बी फाउंड इन मोस्ट हार्श हैबिटेट या मोस्ट एक्सट्रीम हैबिटेट। कई ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होंगे जो ऐसी जगह पर पाए जा रहे होंगे जो बहुत हार्श कंडीशन है, जहां रहना बहुत मुश्किल है, जहां सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को एक्सट्रीमोफाइल्स कहते हैं। एक्सट्रीमो मतलब एक्सट्रीम कंडीशन, फाइल का मतलब होता है लविंग, यानी प्यार करना, यानी हार्श कंडीशन से प्यार करते हैं, जैसे कि आर्की बैक्टीरिया। आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, यानी चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे कि आर्की बैक्टीरिया जो है बहुत अड़ंग सड़ंग जगहों पर रहता है, बहुत गर्म गीजर के पानी में रहेगा, बहुत ठंडे इलाके में बर्फ की सिल्लियों के नीचे बैठा रहेगा, आपका बहुत हाई प्रेशर में एकदम समुद्र की गहराइयों में आपको देखने को मिलेगा, एसिड के बीच में देखने को मिलेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिस के बीच में देखने को मिलेगा। ऐसी जगहें जहां पर कोई रहने के बारे में सोच भी नहीं सकता है, उस जगह पर बल्ले बल्ले करते रहते हैं आपके आर्की बैक्टीरिया। ये खतरों के खिलाड़ी कहलाते हैं। इन्हें खतरों से खेलने का शौक है, खतरों से प्यार है, इसीलिए इन्हें एक्सट्रीम कंडीशन लविंग ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है, एक्सट्रीमोफाइल्स कहा जाता है। करेक्ट। तो ऑल द ऑर्गेनिजम्स दैट एग्जिस्टेड ऑन अर्थ, आज से पहले हमारे जितने भी ऑर्गेनिज्म अर्थ पे रहे हैं, चाहे वो हमारे पूर्वज हों, चाहे वो किसी और ऑर्गेनिज्म के पूर्वज हों, दैट आर एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ, यानी कि हम लोग जो अभी रह रहे हैं अर्थ पे, एंड जितने भी ऑर्गेनिज्म आने वाले हैं, विच आर अबाउट टू एक्सिस्ट, हमारी अगली जनरेशन जो आने वाली है, हम सब के अंदर कॉमन जेनेटिक मटेरियल है, दैट इज न्यूक्लिक एसिड। आपको पता है दो तरीके का जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। कुछ वायरसेस के अंदर, कुछ चुनिंदा ऑर्गेनिजम्स के अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, यह भी न्यूक्लिक एसिड है। नाम क्या है आरएनए का? राइबोज न्यूक्लिक एसिड है, तो न्यूक्लिक एसिड ही। और दुनिया के ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स में डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, यानी डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड है, तो न्यूक्लिक एसिड ही। यानी दुनिया का ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसमें न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल ना हो, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों ही न्यूक्लिक एसिड है, तो जाहिर सी बात है अल्टीमेटली न्यूक्लिक एसिड ही जेनेटिक मटेरियल है। तो हमारे पूर्वज थे, उनमें भी डीएनए था, हमारे अंदर भी डीएनए है, आगे आने वाले बच्चों में भी डीएनए रहेगा। थोड़ा बहुत जो है आपके जो नाइट्रोजनस बेसिस है, इनका सीक्वेंस चेंज हो सकता है, 1 2 3 4 5% की कुछ वेरिएशंस आ सकती हैं, लेकिन मेरे दोस्त ओवरऑल जेनेटिक मटेरियल सेम रहेगा। इसीलिए हमारे अंदर हमारे पूर्वजों के कंपैरिजन में कुछ सिमिलैरिटीज तो हैं, कुछ तो हमें उनसे मिला है। यस, अब हम चैप्टर को शुरू कर चुके हैं। सर अभी तक क्या कर रहे थे? अभी भी चैप्टर ही पढ़ रहे थे, पर जनरल कॉन्सेप्ट्स को हम लोग क्लियर कर रहे थे। नाउ थोड़ा सा डीप जाएंगे और अपने टॉपिक की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होते हैं और डिफाइनिंग फीचर क्या होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर में एक शब्द छुपा हुआ है जिसे हम कहते हैं कैरेक्टर। अब आपका कैरेक्टर जो है, ये कैसे पता लगता है कि आपके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, आपके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने फीचर्स की बात करूं, क्या मैं अपनी उंगली को हिला सकता हूं? हिला सकता हूं। क्या मैं अपनी उंगली को मोड़ सकता हूं? मोड़ सकता हूं। क्या मैं बोल सकता हूं? बोल सकता हूं।
क्या मैं अपनी आंखें जो है ऊपर नीचे कर सकता हूं? कर सकता हूं, है ना? क्या मैं बॉलिंग डाल सकता हूं? डाल सकता हूं। ये सारे मेरे कैरेक्टर्स हैं, सारे मेरे फीचर्स हैं, इन सबको मैं लाइन में लिख सकता हूं, हजारों फीचर्स लिख सकता हूं। यस, तो एनी कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है वो उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। कोई भी कैरेक्टर, मैं सो सकता हूं, मैं बोल सकता हूं, मैं चल सकता हूं, मैं खा सकता हूं, मैं लिख सकता हूं, है ना? रिप्रोडक्शन हो सकती है, रेस्पिरेशन हो सकती है, डाइजेशन हो सकती है, न्यूरल कंट्रोल हो सकता है। एनीथिंग दैट आई कैन राइट अबाउट माई सेल्फ वो मेरा कैरेक्टर होगा, वो मेरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा। यानी कोई भी फीचर अगर मैं लिखूं दुनिया में वो कैरेक्टरिस्टिक होगा ही होगा। मेटाबॉलिज्म, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, एनी फीचर, मैं कुछ भी लिख रहा हूं अपने बारे में वो मेरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं। कुछ भी लिखूं वो कैरेक्टरिस्टिक होगा ही होगा 100%। लेकिन सारे कैरेक्टर्स डिफाइनिंग फीचर नहीं होते। डिफाइनिंग मतलब, अब आराम से सुनो, डिफाइनिंग मतलब ऐसा कैरेक्टर, ऐसा फीचर जो मुझे डिफाइन कर दे, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन कर दे। यानी ऐसा फीचर जो 100% लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता हो, जो सब लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म उसके बिना रह ही ना पाता हो, वो होगा लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डिफाइनिंग फीचर। और ऐसा फीचर जो 100% लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जा रहा है और किसी भी लिविंग नॉन लिविंग चीज में नहीं पाया जा रहा, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। 100% लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये फीचर मिले ही मिले, दुनिया के हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिले ही मिले, और किसी नॉन लिविंग चीज में ना मिले। तभी तो मैं बोलूंगा कि लिविंग रहने के लिए ये पर्टिकुलर फीचर इंपॉर्टेंट है। इसीलिए तो मैं उसे लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर कहूंगा, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करता है ये फीचर। ये तो मेरे अंदर होगा ही होगा, अगर मैं जिंदा हूं मेरे अंदर ये फीचर तो होना ही चाहिए, इसके बिना तो मैं रह ही नहीं सकता। दैट इज माई डिफाइनिंग फीचर। फॉर एग्जाम्पल मेटाबॉलिज्म, दुनिया में ऐसा कोई सेल नहीं जो जिंदा है और जिसके अंदर केमिकल रिएक्शंस ना हो रहे हो, मेटाबॉलिज्म ना हो रहे हो। मेटाबॉलिज्म अगर आपकी बॉडी में होना बंद हो गया तो आप माइक्रो सेकंड्स के अंदर मर जाएंगे। बहुत सिंपल सी बात है। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल को हम लोग क्या कहते हैं? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ चाहिए तो सेल तो चाहिए, बात खत्म। कॉन्शियसनेस, दुनिया का हर ऑर्गेनिज्म ये अपने आसपास की कंडीशन को, एनवायरनमेंट को सेंस करता है और उसी हिसाब से रिस्पॉन्स भी देता है। समझ लीजिए कोई बैक्टीरिया है, उसके आसपास अगर आप दवाई डालेंगे, एंटीबायोटिक डालेंगे, वो बैक्टीरिया भी रिएक्ट करेगा। वो अपनी मेम्ब्रेन को इम्परमिएबल बना लेगा कि ये दवाई मेरे अंदर ना आ पाए। अगर दवाई स्ट्रांग है तो अंदर घुस जाएगी, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि बैक्टीरिया अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं करेगा, कोशिश तो करेगा ही। आप हो, मेरे को कोई पेन चुभाएगा, मैं रिएक्ट करूंगा ना भाई, मैं अपना हाथ पीछे ले लूंगा, इस पेन से दूर कर लूंगा अपना हाथ, बिकॉज मैं अपने खतरे को सेंस कर पा रहा हूं और रिस्पॉन्ड कर पा रहा हूं। तो ये कॉन्शियसनेस के दो फीचर होते हैं, आप खतरे को भांप पाए और आप रिस्पॉन्ड भी कर पाए। दीज आर टू फीचर्स। ये सारे के सारे क्या है? डिफाइनिंग फीचर्स है। करेक्ट। अब एक एक करके इन फीचर्स को हम लोग समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहली चीज है ग्रोथ। अब दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे ग्रो। और हम ग्रोथ जो है इसे बेसिकली किस तरीके से नापते हैं? हम कैसे कहेंगे कि कोई ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है? तो ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टर्स होते हैं, यानी दो कैरेक्टर्स होते हैं। पहला, इंक्रीज इन मास। अगर किसी ऑर्गेनिज्म का मास बढ़ा तो बोलेंगे वो ग्रो कर गया। अब जब हम पैदा हुए थे तो नन्हे मुन्ने चुन्नू मुन्नू से थे, अब बड़े हो गए, मास बढ़ा है, यस वी हैव ग्रोन। दूसरा, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, नंबर ऑफ सेल्स या नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ गए। एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया ने डिवाइड किया, बाइनरी फिजन किया और दो बैक्टीरिया बन गए। एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बने, एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बने, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़े, एकदम बढ़े। मास बढ़ा या नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ा, दोनों में से एक चीज भी हो रही है तो हम बोलेंगे ऑर्गेनिज्म ग्रो कर गया। तो इट इज वेरी एविडेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, है ना? एविडेंट मतलब साफ साफ दिखाई देता है प्लांट और एनिमल में। तो ग्रोथ, आपके रिश्तेदार कोई आपसे 5 साल बाद मिल रहे हैं, बोलेंगे अरे बेटा इतने बड़े हो गए, इसका मतलब आप बड़े हो गए हो, यानी ग्रो किए हो, एविडेंट है। कोई प्लांट है, बीज बोया जमीन में, छोटा सा पौधा बना, अगले साल आप मामा के घर गए तो बड़ा पेड़ बन चुका था। ग्रोथ एविडेंट है, दिखाई देती है साफ साफ। यस, यहां देखिए क्या हुआ, पेरेंट बैक्टीरिया जो है, एक सिंगल बैक्टीरिया जो है, इसने बाइनरी फिजन किया, दो बैक्टीरिया बना लिए। तो अब इस पर्टिकुलर प्रोसेस को आप क्या कह सकते हैं? एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बने, एक बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस कर गया, क्या इसे रिप्रोडक्शन कहेंगे? कहेंगे सर। एक बैक्टीरिया दो बैक्टीरिया बना बैठा, एक सेल से दो सेल बन गए, क्या इसे सेल डिवीजन कहेंगे? कहेंगे। एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बने, नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीज हो गया, क्या इसे ग्रोथ भी कह देंगे? बिल्कुल कह देंगे। यानी चाहे आप एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में इस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कह सकते हैं,
या सेल डिवीजन कह सकते हैं या ग्रोथ कह सकते हैं, तीनों एक ही बात है। दीज आर कॉल्ड एज म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स। आप क्या कहते हैं? दीज आर म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये इंक्लूसिव इवेंट्स होंगे, यानी ये इवेंट्स जो है साथ साथ होंगे। अपना एक चीज आप कराना चाहोगे, बची हुई दो ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। आप कह रहे हो कि मैं एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बना रहा हूं, ग्रोथ करा रहा हूं, ग्रोथ कराने के लिए सेल भी डिवीजन करानी पड़ेगी और रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं इसे, सारी चीजें साथ साथ होंगी। सो दे आर इंक्लूसिव इवेंट्स। जैसे अगर समझ लीजिए आपके पास एक पेट्री प्लेट है, एक पेट्री डिश है, एक प्लास्टिक या ग्लास की पेट्री प्लेट है आपके पास, उसमें आपने एक बैक्टीरिया रखा जो आपको दिखाई भी नहीं दे रहा था, और आपने इसको खाने पीने का मटेरियल दिया, यानी कल्चर मीडियम दे दिया, न्यूट्रिएंट मीडियम दे दिया, और 8 से 10 घंटे के लिए इसको छोड़ दिया। तो मेरे भाई अगले दिन जब आप आकर के देखेंगे तो लगभग 10 लाख से 1 करोड़ बैक्टीरिया बन चुके होंगे, पूरी कॉलोनी आपको यहां पर दिखाई दे रही होगी। इसे इन विट्रो कल्चर कहते हैं। इन विट्रो कल्चर मतलब इन वीवो, मतलब जब कोई रिएक्शन आपकी बॉडी में हो रहा है। अब मेरे शरीर में जो भी रिएक्शन चल रहे हैं, दीज आर इन वीवो रिएक्शंस। अगर उन्हीं रिएक्शंस को मैं बाहर अपनी बॉडी के बाहर टेस्ट ट्यूब में कराने की कोशिश करूं, देन दे आर इन विट्रो रिएक्शन। तो यहां बॉडी के बाहर कोई रिएक्शन हो रहा है, दैट इज इन विट्रो रिएक्शन, जहां आप बैक्टीरिया का नंबर बढ़ता देख सकते हो, आप इसको ग्रो करते हुए देख सकते हो। क्योंकि ग्रोथ में हमने क्या कहा? इंक्रीज इन मास या इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, दोनों चीजें आप काउंट कर सकते हो। एक बैक्टीरिया से 10 लाख बैक्टीरिया बन गए रातों रात, तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल हुआ, यानी बैक्टीरिया को ग्रो करते हुए भी देख सकते हो इन विट्रो कल्चर के अंदर। अब देखिए म्यूचुअली इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव इवेंट्स, मैंने आपको बताया मेरे भाई, एक बैक्टीरिया अगर है या कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक सेल से दो सेल बन रहे हैं तो सेल डिवीजन कह लो, एक ऑर्गेनिज्म से दो ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं रिप्रोडक्शन कह लो, एक ऑर्गेनिज्म से दो ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़े तो ग्रोथ कह लो। सारी चीजें इंक्लूसिव होती हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की जब आप बात करेंगे तो ये सारी चीजें एक्सक्लूसिव होती हैं, यानी इंडिपेंडेंट होती हैं। समझ लीजिए मैं चल रहा था, लड़खड़ा के गिर गया, जमीन पे गिरा, कोहनी छिल गई। अब कोहनी छिल गई तो इस कोहनी को ठीक करने के लिए यहां पर रिपेयर स्टार्ट हो जाएगा, सेल डिवीजन स्टार्ट होगा, नए सेल आएंगे और उसके बाद मेरी कोहनी रिपेयर हो जाएगी। सेल डिवीजन तो हुआ, लेकिन क्या इस टाइम पे मैं रिप्रोड्यूस कर रहा हूं? नहीं। तो दोनों अलग अलग चीज है, दे आर एक्सक्लूसिव इवेंट्स। करेक्ट। यहां पर देखिए प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ है ये अनलिमिटेड कहलाती है, और हमेशा प्लांट जो है ग्रो करते रहते हैं, चाहे थोड़े ही क्यों ना ग्रो करें। यानी एक बार अगर प्लांट की हाइट लंबी हो गई तो आपको 1-2 सेंटीमीटर लंबाई फिर बढ़ती हुई दिखाई ही नहीं देगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्लांट ग्रो नहीं कर रहे, प्लांट हमेशा ग्रो करते रहते हैं, ग्रो करने का रेट थोड़ा कम हो जाता है। यानी एक प्लांट अगर भाई 50 फीट का है तो उसमें 2 सेंटीमीटर अगर और हाइट बढ़ेगी तो आप पता ही नहीं लगा पाओगे, दिखेगी ही नहीं। लेकिन एक साल में उतनी हाइट बढ़ेगी, हमेशा थोड़ी बहुत हाइट बढ़ती रहती है। लेकिन एनिमल्स में, जैसे कि ह्यूमन बींग्स की आप बात कर लो, आफ्टर अ पर्टिकुलर एज आपकी हाइट जो है बढ़नी बंद हो जाती है। सिर्फ कुछ पुराने सेल्स को और डेड सेल्स को रिपेयर करने के लिए नए नए सेल्स बनते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, कोहनी पे अगर चोट लग गई तो रिपेयर मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त यहां पर हाइट वगैरह फिर नहीं बढ़ेगी। करेक्ट। तो ग्रोथ जो है एक लिमिटेड एज तक होती है एनिमल में, लेकिन प्लांट में अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। और डेड ऑर्गेनिज्म जो है ये ग्रो नहीं करते, एक बार डेथ हो जाए तो फिर कोई ग्रोथ नहीं होती। करेक्ट। अब यहां देखिए, अब मैंने कहा कि इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, दोनों चीजों को ग्रोथ कहेंगे। अगर मास बढ़ रहा है इसे भी तो ग्रोथ कह रहे हैं। तो कोई मिट्टी का टीला है, उस पर और मिट्टी आके जमा हो गई है ना, कोई बोल्डर है, कोई माउंटेन है, उसके ऊपर और बर्फ गिर गई। तो मेरे भाई यहां इन माउंटेन के ऊपर, इन मिट्टी के टीलों के ऊपर और मैटर अक्यूमुलेट हो गया ना, तो इसको तो हम लोग क्या कहेंगे? एक्रीशन कहेंगे। एक पहाड़ है, उसके ऊपर और बर्फ गिर गई तो पहाड़ का मास तो बढ़ा ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ मैटर, यानी ड्यू टू एक्रीशन, ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ मैटर पहाड़ का मास तो बढ़ गया ना, यानी पहाड़ भी ग्रो किया। यानी नॉन लिविंग चीजें भी ग्रो कर सकती हैं मास बढ़ा करके। इसीलिए हमने कहा ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्यों? हमने कहा था डिफाइनिंग फीचर वो होगा जो 100% लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो। क्या ग्रोथ सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है? होती है, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। दूसरा हमने कहा कोई नॉन लिविंग चीज वो ना कर पाए, ऐसा करेक्टर होना चाहिए। नॉन लिविंग चीज भी ग्रो कर रही है, दूसरे क्राइटेरिया में हम फेल हो गए। तो ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर, और कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो सारे के सारे होते हैं, उसमें तो कोई पंगा है ही नहीं। करेक्ट। अब देखो दूसरा जो कैरेक्टर है दैट इज रिप्रोडक्शन। री का मतलब होता है अगेन एंड अगेन, यानी बार बार, और प्रोडक्शन का मतलब होता है टू प्रोड्यूस यानी बनाना, टू फॉर्म यानी हम
अपने ही अगली जनरेशन को तैयार करते हैं, फिर वो अगली जनरेशन फिर खुद से अगली जनरेशन को तैयार करती है। इस हिसाब से क्या होती है, रिप्रोडक्शन होती रहती है। सो इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें आपका प्रोडक्शन होती है न्यू प्रोजेनीज की, नए नए बच्चों की, जो कि पेरेंट से मोर और लेस सिमिलर होते हैं। सर ये क्या बात हुई, मोर और लेस सिमिलर? मोर सिमिलर बिकॉज अब जो बच्चा बना है वो हमारी स्पीसीज का ही होगा, अगर ह्यूमन का बच्चा है तो ह्यूमन जैसा ही दिखेगा, तो सिमिलैरिटी तो है, स्पीसीज सेम है। लेस सिमिलर मतलब 100% क्या हमारे जैसा ही बच्चा दिखेगा? क्या आप 100% अपने पापा मम्मी जैसे दिखते हो? नहीं, ना आप 100% पापा जैसे हो, ना आप 100% मम्मी जैसी हो, कुछ तो वेरिएशंस आती हैं, तो यू आर लेस सिमिलर ऑल्सो। आप होगे तो सेम स्पीसीज के, लेकिन आप में कुछ वेरिएशंस भी आएंगे, कुछ डिफरेंसेस भी आएंगे, तो लेस सिमिलर भी हो सकते हो। तो दो टाइप की यहां रिप्रोडक्शन होती है, एसेक्सुअल जिसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट अलाउड होता है, सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है, एंड यहां पर सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा होती हैं बच्चे और पेरेंट के बीच में। जैसे बैक्टीरिया या अमीबा है, इन्होंने बाइनरी फिजन किया, एक सेल था फुचुक करके डिवाइड कर गया, 2 सेल बना लिए, तो सिमिलैरिटीज ज्यादा हैं। एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है तो कोई कैरेक्टर की मिक्सिंग नहीं हुई, एक पेरेंट जैसा था उसी के 2 टुकड़े हो गए हैं और 2 नए बच्चे बन गए। दूसरा जो है ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां गैमीट भी फॉर्म होंगे, गैमीट भी फ्यूज होंगे, तो वेरिएबिलिटी ज्यादा आएगी, यहां 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, करेक्ट। तो यहां पर आपकी वेरिएशन से ज्यादा आएगी। जैसे कि यहां पर देखिए बैक्टीरिया और अमीबा है, बाइनरी फिजन करते हैं, 2 टुकड़ों में टूट जाते हैं। फंगस है तो फंगस में मिलियंस ऑफ असेक्सुअल स्पोर्स पाए जाते हैं, है ना, ये हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में यानी अगले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। मिलियंस ऑफ असेक्सुअल स्पोर्स पाए जाते हैं फंगस में। प्लेनेरिया जो है यानी फ्लैटवर्म, इसमें ट्रू रीजनरेशन होती है। इस प्लेनेरिया के अगर आप 3 टुकड़े कर दें तो हर टुकड़ा एक नया प्लेनेरिया बना सकता है। ईस्ट और हाइड्रा में बडिंग होती है, एक छोटा सा बड निकलता है, एक पेरेंट बॉडी जो है उससे एक छोटा सा बड निकलता है, फिर ये बड ना थोड़ा सा बड़ा होता है और इस पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाता है और नया ऑर्गेनिज्म बनाने लग जाता है। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एफ फॉर फंगस, इसमें असेक्सुअल बड भी बन रहे थे, असेक्सुअल स्पोर्स बन रहे थे, सॉरी। एफ फॉर फंगस, एफ फॉर फिलामेंटस एल्गी, फिलामेंटस जिसमें फिलामेंट हैं, छोटे छोटे पार्ट जिसके हो सकते हैं, एंड प्रोटोनेमा ऑफ मॉसिस ना, मॉसिस जो कि एक ब्रायोफाइट है, इसकी प्रोटोनेमा स्टेज ये क्या कर सकते हैं, फ्रेगमेंटेशन कर सकते हैं। तो एफ फॉर फंगस, एफ फॉर फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनेमा ऑफ मॉसिस क्या करते हैं, फ्रेगमेंटेशन। जैसे प्रोटोनेमा ऑफ मॉसिस यहां बता देता हूं, फंगस जो है इसमें भी आपके फिलामेंट्स देखने को मिल सकते हैं, एल्गी भी आपका फिलामेंटस बोला गया है यहां पर। ये जो आपका प्रोटोनेमा ऑफ मॉसिस है ये क्रीपिंग स्टेज है, यानी जमीन पर रेंग रही होती है। ग्रीन कलर की स्टेज है तो ग्रीन कलर से बनाई। फिलामेंटस है यानी ये भी आपका फंगस और एल्गी की तरह फिलामेंटस होगी, इसमें भी छोटे छोटे टुकड़े आपको देखने को मिल रहे हैं, फिलामेंट्स देखने को मिल रहे हैं। एंड ब्रांच्ड स्टेज है, ये आपकी यहां से ब्रांचिंग होती दिखाई दे रही है, ये आपकी ब्रांच्ड स्टेज है। तो इस प्रकार से इसमें भी छोटे छोटे फिलामेंट है, हर फिलामेंट जो है आपका फ्रेगमेंटेशन कर सकता है। एंड फंगस और फिलामेंटस एल्गी में भी ये छोटे छोटे फिलामेंट होते हैं। नाउ कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि लिविंग है बाय डिफॉल्ट, लेकिन वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, जैसे म्यूल। अभी मैंने आपको बताया था अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज, म्यूल के जो मम्मी डैडी हैं वो तो अलग अलग स्पीसीज के थे, मेल घोड़ा, मेल आपका गधा और फीमेल घोड़ी। तो अल्टीमेटली यहां पर क्या था, म्यूल जो है इसके पेरेंट ही अलग अलग स्पीसीज के थे। तो ये तो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज को ओबे नहीं कर रहा है, तो ये तो क्या हो जाएगा, आपका स्टेराइल हो जाएगा। स्टेराइल ह्यूमन कपल्स, यानी ह्यूमंस जो हैं ये भी स्टेराइल हो सकते हैं ड्यू टू डिफरेंट डिजीजेस और ड्यू टू डिफरेंट एबनॉर्मेलिटीज, तो ये भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। वर्कर बीज, मक्खियां जो है ना, मधुमक्खियां, ये अलग अलग टाइप की होती हैं। एक छत्ते में रानी मक्खी भी होती है, क्वीन बी जो कि फीमेल होती है, वो इकलौती ऐसी फीमेल है जो कि रिप्रोड्यूस करती है। और ड्रोन्स हैं जो कि मेल हैं, वो भी रिप्रोड्यूस करते हैं। जो वर्कर बीज है इनका काम होता है छत्ते की साफ सफाई करना और आपका फीमेल की रखवाली करना, उसकी टेक केयर करना। तो ये जो वर्कर बीज हैं ये रिप्रोड्यूस नहीं करती, यानी कि रिप्रोडक्शन भी एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है। जैसा मैंने बताया हनी बी में आपके मेल जो होते हैं ये ड्रोन कहलाते हैं, रिप्रोड्यूस करेंगे। फीमेल जो है इसमें 2 प्रकार की मक्खियां होती हैं, एक रानी जो रिप्रोड्यूस करेगी और वर्कर जो रिप्रोड्यूस नहीं करेगी। तो कई ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जैसे स्टेराइल ह्यूमन कपल्स, स्टेराइल वर्कर बीज या फिर आपका म्यूल जो रिप्रोड्यूस नहीं करते। तो पहली कंडीशन ही हम सेटिस्फाई नहीं कर पाए। हम क्या बोले, डिफाइनिंग फीचर्स उनको कहेंगे जहां 100% लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो फीचर पाया जा रहा हो। यहां कई लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही ये फीचर नहीं पाया जा रहा, और कोई नॉन लिविंग चीज ऐसी ना हो जिसमें फीचर पाया जा रहा हो, तो कोई नॉन लिविंग चीज रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती।
तो वहां हम जीत गए, लेकिन मेन क्राइटेरिया जो था, फर्स्ट क्राइटेरिया लिविंग ऑर्गेनिज्म वाला, वहां हम हार गए, तो ये भी डिफाइनिंग फीचर नहीं है। नाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड मेटाबॉलिज्म, जो कि एक डिफाइनिंग फीचर है। क्या बोले मेटाबॉलिज्म में? हमारी बॉडी में होने वाले जितने भी रिएक्शंस हैं, सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस इन आवर बॉडी, इसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। दो प्रकार के रिएक्शन होते हैं, काटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म मतलब काटने वाला, बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देने वाला कैटाबॉलिज्म। तो जब बड़ा मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में टूटता है, जब एक गुल्लक को आप फोड़ते हो तो पैसा रिलीज हो जाता है, यहां भी एनर्जी रिलीज हो जाती है। इसे एक्सोथर्मिक या एक्सर्गोनिक रिएक्शन कहते हैं। एटीपी यहां रिलीज होगी, आपको एनर्जी मिलेगी इस प्रोसेस से। और एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल को जोड़ करके बड़ा मॉलिक्यूल तैयार कर देना, बड़ा मॉलिक्यूल तैयार कर देना। थोड़े थोड़े पैसे डाल के आप गुल्लक में पैसे जोड़ रहे हो, तो आप यहां पर एनर्जी डाल रहे हो। एंडोथर्मिक या एंडरगोनिक रिएक्शन इसे कहा जाएगा। अगर आप कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन किसी टेस्ट ट्यूब में कराते हो, अभी क्या बोला था इस रिएक्शन को, बॉडी के बाहर रिएक्शन करा रहे हो, इन विट्रो रिएक्शन आपने कहा था। अगर आप अपनी बॉडी के बाहर कोई रिएक्शन करा रहे हो, इन विट्रो रिएक्शन करा रहे हो, तो ये लिविंग रिएक्शन कहलाएगा, बट नॉट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस टेस्ट ट्यूब को आप ऑर्गेनिज्म थोड़ी कहोगे, इतने बेवकूफ थोड़ी है हम। लेकिन ये जो रिएक्शन हो रहा है, दिस रिएक्शन इज 100% सिमिलर टू व्हाट अकर्स इन योर बॉडी। आपके बॉडी में जो रिएक्शन होता है, यहां भी सेम वैसा ही रिएक्शन होगा। अब ये रिएक्शन है, इसको आप साफ साफ टेस्ट ट्यूब में करा लो, तो इट इज सिमिलर टू द रिएक्शन जो कि आपकी बॉडी में हो रहा है। तो लिविंग रिएक्शन तो है, सेम टू सेम वैसा ही है, तो लिविंग रिएक्शन है, लेकिन इसे लिविंग ऑर्गेनिज्म थोड़ी कह देंगे। तो मेटाबॉलिज्म जो है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, एंड डिफाइनिंग फीचर है। हमें अगर जिंदा रहना है तो मेटाबॉलिज्म करना होगा, और कोई भी नॉन लिविंग चीज ऐसी नहीं है जिसमें मेटाबॉलिज्म होता हो। सिमिलरली सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन भी एक डिफाइनिंग फीचर है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स का मिलकर बना हुआ है। सेल इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और कोई भी नॉन लिविंग चीज ऐसी नहीं है जिसमें सेल पाया जाता हो। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी एक डिफाइनिंग फीचर है, ये भी हमें पता लग गया। तो मेटाबॉलिज्म और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन दो डिफाइनिंग फीचर हमको मिले। तीसरा है कॉन्शियसनेस। मैंने आपको बताया था दुनिया के हर ऑर्गेनिज्म में ताकत है, ये प्रॉपर्टी है उसकी कि वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को सेंस कर सके और उसके हिसाब से ही रिस्पॉन्स भी दे सके, रिएक्ट भी कर सके। तो हमारे पास सेंस ऑर्गन्स हैं, हम तो बहुत डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म हैं। हमारे साथ सेंस ऑर्गन्स जो मौजूद हैं, इससे हम फिजिकल स्टिमुलस, कोई मुझे टच कर रहा है, केमिकल स्टिमुलस, कोई केमिकल ऊपर गिर गया है, या बायोलॉजिकल स्टिमुलस, कोई बायोलॉजिकल एजेंट अगर आ गया है, इन सारी चीजों को मैं सेंस कर सकता हूं वाया माय सेंस ऑर्गन। और छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जिनमें सेंस ऑर्गन नहीं है, वो भी अलग अलग तरीके से अपने आसपास होने वाली चीजों को सेंस कर सकते हैं, राइट। सो एवरी ऑर्गेनिज्म इज एबल टू सेंस चेंजिंग इन इट्स सराउंडिंग, जो भी चेंजेस हो रहे हैं, एंड हम कह सकते हैं दे आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग। यानी एवरी ऑर्गेनिज्म ऑन दिस अर्थ इज कॉन्शियस। सब के सब ऑर्गेनिजम्स अपने आसपास की सराउंडिंग को लेके कॉन्शियस है, उन्हें पता है सराउंडिंग में क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो प्लांट्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू लाइट। प्लांट भी लाइट के प्रति रिस्पॉन्स दिखाते हैं। प्लांट जो है लाइट की तरफ झुक जाते हैं, लाइट के बेसिकली नेचर को देखते हुए। लाइट जिस दिशा से आ रही होती है, प्लांट उस दिशा में थोड़े से मुड़ जाते हैं। इट इज कॉल्ड एज बेसिकली फोटोट्रॉफिज्म। फोटो मतलब लाइट, ट्रॉफिज्म, ट्रॉफिज्म मतलब मूवमेंट, तो प्लांट की मूवमेंट हो रही है। टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर अगर आसपास ज्यादा है तो प्लांट अपने पानी को उड़ने से रोकता है, तो क्या करता है बेसिकली स्टोमेटा बंद कर लेता है। और उसके आसपास अगर पानी अच्छा खासा है तो स्टोमेटा खुल जाते हैं, पानी को उड़ने दिया जाता है, क्योंकि बहुत पानी है एक प्लांट के पास। तो प्लांट रिएक्ट कर रहा है, स्टोमेटा को खोल रहा है, बंद कर रहा है, इस बेसिस पे, टेम्परेचर और लाइट के बेसिस पे, है ना। वाटर फ्लक्चुएशन, जैसा मैंने आपको बताया, पानी ज्यादा है तो स्टोमेटा खुल जाएंगे, लीफ चौड़ी हो जाएंगी कि उड़ाओ पानी, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास नीचे भंडार है। लेकिन अगर पानी कम है एक प्लांट के पास तो ये लीफ मुड़ जाएंगी, सरफेस एरिया बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, भैया पानी नहीं उड़ने देना है, एंड स्टोमेटा भी क्लोज हो जाएंगे। फोटो पीरियड जो है, फोटो का मतलब लाइट, पीरियड मतलब ड्यूरेशन, आपके स्कूल में भी पीरियड लगते हैं ना, पीरियड मतलब ड्यूरेशन, टाइम, तो एक टाइम तक। फोटो पीरियड मतलब लाइट की क्या टाइमिंग है, इस बेसिस पे भी आपका रिप्रोडक्शन इफेक्ट होता है सीजनल ब्रीडर्स में, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल। इस बात का क्या मतलब है सर? समझ लीजिए एक एनिमल है जो सीजनल ब्रीडर है, जो कि एक पर्टिकुलर सीजन में रिप्रोड्यूस करता है।
अब लगातार आपका फोटो पीरियड अगर बढ़ रहा है, बड़े बड़े दिन हो रहे हैं, लंबे टाइम तक सूरज जो है वो दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ऑर्गेनिज्म को पता लग जाएगा गर्मियों का सीजन आ चुका है, चलो भैया ब्रीडिंग का सीजन आ चुका है। लगातार दिन छोटे हो रहे हैं, ठंड पड़ रही है, टेम्परेचर कम हो रहा है, सूरज कम टाइम के लिए आ रहा है, तो ऑर्गेनिजम्स को पता लग जाएगा कि सर्दी आ चुकी है, और जो सर्दी में ब्रीड करने वाले ऑर्गेनिजम्स होंगे वो बाहर निकल जाएंगे। सिमिलरली प्लांट जो है वो भी रिएक्ट करते हैं टू दिस फोटो पीरियड। कई प्लांट ऐसे होते हैं जो सिर्फ तभी फ्लावरिंग करते हैं, उनमें तभी फूल उगता है, और फूल एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, उसी में आपके फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। तो फूल जो है मेरे भाई ये तभी खिलेगा जब लाइट ज्यादा होगी, तो इन्हें लॉन्ग डे प्लांट्स कहा जाता है। फूल तभी खिलेगा जब आपकी बहुत कम लाइट होगी, इन्हें शॉर्ट डे प्लांट्स कहा जाता है। और फूल कभी भी खिल सकता है, इसे डे न्यूट्रल प्लांट कहा जाता है, उसको फोटो पीरियड से बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता, लेकिन फोटो पीरियड काफी प्लांट्स के अंदर इफेक्ट कर सकता है फूल के खिलने को, और फूल ही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है तो रिप्रोडक्शन भी अफेक्ट होगी। तो ये जो कॉन्शियसनेस है इसको कहा जाता है टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड एंड मोस्ट ऑब्वियस फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी हर फीचर का बाप फीचर है ये। कभी भी आपको बोला जाए व्हाट इज द मेन डिफाइनिंग फीचर, सारे आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस, सब दिया हुआ है। कॉन्शियसनेस को आप चुनेंगे, द प्रॉपर्टी टू सेंस एंड द प्रॉपर्टी टू रिस्पॉन्ड, ये आपका सबसे ऑब्वियस फीचर है, ये तो दुनियादारी में होना ही चाहिए। यस, चलो सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या होती है? कॉन्शियसनेस मतलब दुनिया का हर ऑर्गेनिज्म अपनी एनवायरमेंट को लेके, अपनी आसपास की कंडीशंस को लेके कॉन्शियस है। दे आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग, दे आर अवेयर ऑफ देयर एनवायरमेंट, दैट इज कॉन्शियसनेस। बट हाउ मेनी ऑफ अस आर अवेयर ऑफ आवरसेल्फ, हमारे लिए क्या अच्छा बुरा है ये कौन जानता है, इसे हम कहते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस की एबिलिटी। और ये सिर्फ और सिर्फ आपका ह्यूमन के अंदर पाया जा रहा है, बाकी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं देखने को मिलता। तो बाकी सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं है, सो इट इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। कॉन्शियसनेस सब में है, डिफाइनिंग फीचर है। सेल्फ कॉन्शियसनेस सब में नहीं है, नॉन डिफाइनिंग फीचर है। और स्पेशल केस आता है यहां पर कॉमा पेशेंट्स का। कॉमा पेशेंट्स जो हैं उन्हें कहा जाता है ब्रेन डेड, क्योंकि अभी एक ही जगह पर लेटे हुए हैं, इनके कुछ ऑर्गन्स आपके वर्चुअली सपोर्टेड है बाय मशीन्स, अच्छे तरीके से ऑर्गन्स काम नहीं कर रहे हैं, इनमें अभी कोई सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है, लेकिन ये जिंदा है ना, तो ये कभी भी नॉर्मल लाइफ में वापस आ सकते हैं। तो इनको क्या कंसिडर किया जाएगा, कॉमा पेशेंट्स को, लिविंग या नॉन लिविंग? लिविंग कंसिडर किया जाएगा, अभी तक इनमें जान है, लेकिन हाँ ये अपनी सेल्फ कॉन्शियसनेस की एबिलिटी को लूज कर चुके हैं, अब ये प्रॉपर डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हैं या फिर हिल डुल नहीं पा रहे हैं। तो कॉन्शियसनेस एक डिफाइनिंग फीचर है, मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग फीचर है, सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन एक डिफाइनिंग फीचर है, सेल्फ कॉन्शियसनेस एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है, ये आपने देखा। अब अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अगर हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इतने कैरेक्टर्स पढ़ने के बाद एक डेफिनेशन देनी हो, व्हाट वुड बी दैट आइडियल डेफिनेशन? आराम से देखिए, ऑल ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ आर कनेक्टेड टू ईच अदर वाया शेयरिंग कॉमन जेनेटिक मटेरियल टू वेरिंग डिग्री, ये हम जान चुके हैं। भाई हमारे जो पूर्वज थे, हम जो हैं, और हमारे आने वाली जो जनरेशन है, सब में न्यूक्लिक एसिड वाज द जेनेटिक मटेरियल। लेकिन क्या न्यूक्लिक एसिड सब में एग्जैक्टली सेम था, एक एक नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस सेम था? नहीं, थोड़ी बहुत वेरिएशंस आई हैं, थोड़े बहुत चेंजेस आए हैं। जैसे हम बंदर से ज्यादा सिमिलर हैं, हम पीपल के पेड़ से ज्यादा सिमिलर नहीं है, तो वो अलग कैटेगरी में गया। प्लांट में बंदर हमारी ही कैटेगरी में है, वर्टिब्रेट है, मैमल है। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म से हमारी अलग अलग सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस है, यानी है सबके अंदर आपका न्यूक्लिक एसिड ही है, सबके अंदर डीएनए ही, लेकिन उस डीएनए में भी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस हैं। मैं किसी ऑर्गेनिज्म से ज्यादा सिमिलर हो सकता हूं, किसी से कम सिमिलर हो सकता हूं, तो वेरिएबल डिग्री पे मेरा डीएनए किसी से मिलता जुलता हो सकता है। अब जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं, बायोमॉलिक्यूल्स यानी हमें लाइफ देने वाले मॉलिक्यूल्स, जैसे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, ये सारी चीजें जो है ये आपकी इंटरेक्ट करती हैं और एक ऑर्गेनेल बनाती हैं। तो ऑर्गेनेल में कुछ ऐसे फीचर हैं जो बायोमॉलिक्यूल्स में नहीं थे, बायोमॉलिक्यूल जिंदा नहीं थे। बायोमॉलिक्यूल्स, भाई नॉर्मली आप ग्लूकॉन डी खाते हो, वो तो ग्लूकोज है, वो भी तो एक कार्बोहाइड्रेट है, वो भी तो एक बायोमॉलिक्यूल है, लेकिन क्या वो जिंदा है? नहीं, वो तो डब्बे में कैद है, कोई जिंदा नहीं है, कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है वो। लेकिन जब ये कार्बोहाइड्रेट कई और बायोमॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करता है और एक ऑर्गेनेल बनाता है, तो इसमें कुछ फीचर्स एडवांस आ जाते हैं, ये काम कर सकता है। यस, काम भी कब करेगा? जब ये सेल में होगा। कई ऑर्गेनेल्स मिलकर एक सेल बनाते हैं, यहाँ पे पहली बार लाइफ आती है। कई सारे सेल्स इंटरेक्ट करके टिश्यू बनाते हैं, ये सेल से भी ज्यादा बेटर होता है इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और कई सारे टिश्यूज मिलकर के ऑर्गन्स बनाते हैं, ये और बेटर होता है इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी जब भी आप हायर लेवल पे बढ़ते हैं,
बायोमोलिक्यूल से ऑर्गेनेल, ऑर्गेनेल से सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम, है ना, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। जब भी आप हायर लेवल पे बढ़ते हैं आपको एडवांस कैरेक्टर्स, इमर्जिंग कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं, क्योंकि पुरानी छोटी छोटी चीजों के इंटरेक्शन से नई बेहतरीन चीजें बनती हैं। यस, तो अगर आप देखें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन क्या होगी? लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, यानी अपने आप को ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, अपने डीएनए को भी रिप्रोड्यूस करके कॉपी बना सकते हैं। इवॉल्विंग, धीरे धीरे टाइम के साथ बेहतर होते जा रहे हैं, इवॉल्व होते जा रहे हैं। सेल्फ रेगुलेटिंग, इनके सारे काम जो हैं बढ़िया तरीके से रेगुलेट हो रहे हैं, बढ़िया कंट्रोल्ड वे में इनकी बॉडी काम करती है, रिएक्ट करती है। इंटरैक्टिव सिस्टम्स, इंटरैक्टिव हैं, इंटरैक्ट करते हैं बाकी ऑर्गेनिज्म से, या तो कॉन्फ्लिक्ट करेंगे, किसी ऑर्गेनिज्म को मार के खाएंगे, या कोई इन्हें मार के खा जाएगा, या कोऑपरेट करेंगे, मिलजुल के काम करेंगे। कैपेबल ऑफ रेस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, एक्सटर्नल जो भी एनवायरमेंटल स्टिमुलस या चेंजेस हैं उनके प्रति ये रिस्पॉन्स जाहिर कर सकते हैं। तो सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग, इंटरैक्टिव सिस्टम्स, और उसके अलावा मेरे भाई सेल्फ रेगुलेटिंग है, और एक्सटर्नल स्टिमुलस को भी ये क्या कर सकते हैं? सेंस कर सकते हैं और रिस्पॉन्स कर सकते हैं। ये 5 प्रॉपर्टीज है आपकी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जिस बेसिस पे इनकी एक कॉन्क्रीट डेफिनेशन दी जा सकती है। करेक्ट? ये हमारा फर्स्ट पार्ट था इस चैप्टर का, जिसको हम कहते हैं व्हाट इज लिविंग। नाउ हम सेकंड पार्ट पे आ चुके हैं, जिसे हम कहते हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, या फिर बायोडाइवर्सिटी। अगर हम एक शब्द दे तो बायो का मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स, डाइवर्सिटी मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के, भांति भांति के, यानी इस अर्थ पे जितने भी अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स पाए जा रहे हैं उनको हम हमारे अर्थ की बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो जैसा मैंने बताया, बायो का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एंड डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग टाइप के। तो जितने भी डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे पाए जाते हैं ये हमारी बायोडाइवर्सिटी तैयार करते हैं। तो अभी तक हमने जितनी भी स्पीसीज खोज डाली हैं इस अर्थ पे, उनका टोटल नंबर है 1.7 to 1.8 मिलियन, यानी 17 से 18 लाख स्पीसीज, जिनमें से मोर देन 1.2 मिलियन यानी 12 लाख स्पीसीज एनिमल्स की हैं, और लगभग 5 लाख स्पीसीज जो हैं 0.5 मिलियन के आसपास स्पीसीज प्लांट की हैं। करेक्ट? यहां देखिए, अब आपकी जो स्पीसीज है हम खोजते कैसे हैं? लेट्स से आपका एक इलाका है 2 किलोमीटर स्क्वायर का, छोटा सा इलाका है। जब आप इस इलाके में कुछ स्पीसीज खोजते हैं तो आपने उनको लिख लिया एक रजिस्टर में, एक कॉपी में। जब आप एक बड़े इलाके में जाते हैं तो क्या आपको कुछ और नई स्पीसीज मिल सकती हैं? बिल्कुल मिल सकती है। तो इस इलाके में आपको इतनी स्पीसीज मिली 2 किलोमीटर स्क्वायर के इलाके में। जब आप और बड़े इलाके में जाते हैं तो कुछ तो नई स्पीसीज मिलेंगी ना आपको। भाई इस इलाके में दुनिया की सारी स्पीसीज कैद थोड़ी है, आप इलाका बढ़ाओगे कुछ तो नई स्पीसीज मिलेंगी। तो व्हेन यू इंक्रीज योर एरिया ऑफ रिसर्च, उस टाइम पर नंबर ऑफ स्पीसीज जो आपको मिल रही थी वो भी आपकी इंक्रीज हो जाएंगी, वो भी आपकी बढ़ जाएंगी। करेक्ट? क्योंकि आप एरिया बढ़ा रहे हो तो आपका नंबर ऑफ स्पीसीज भी बढ़ेंगी, बाहर नए इलाके में कुछ तो आपको नया मिलेगा। और दूसरा, समझ लीजिए आप एक गांव में रहते थे और गांव में आपने रिसर्च करी, है ना, आपने रिसर्च करी एक ओल्ड जगह पर जहां पर आप रहते थे, और फिर आप शहर में चले गए, 5 साल वहां पे रिसर्च करी आपने, कई सारे ऑर्गेनिजम्स की लिस्ट बनाई। तो जब आप नए एरिया में जाओगे तो नई स्पीसीज तो मिलनी तय है। पुराने इलाके से किसी दूसरे इलाके में गए तो वहां तो नई स्पीसीज मिलेंगी। जब आप वापस पुराने इलाके में आओगे तो भी आपको नई स्पीसीज मिल सकती है। क्यों? क्योंकि इस गांव में क्या जरूरी है कि आपने सारी स्पीसीज खोज ली हो? कुछ तो छूट गई होंगी आपसे गलती से, कुछ तो लेफ्ट ओवर होंगी, कुछ तो छूट गई होंगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये जो स्पीशीएशन का प्रोसेस है, नई स्पीशीज बनने का प्रोसेस है, ये लगातार चलता रहता है। तो जब आप 5 साल शहर में थे तब गांव में कोई नई स्पीसीज तो बनी होगी, या कोई पुरानी स्पीसीज आपसे पहले छूट गई होगी जो कि आपने नहीं नोट की होगी। तो अगर आप नए इलाके में जाते हो तो नई स्पीसीज मिलना लाजमी है, मिलेगी। लेकिन जब आप पुराने इलाके में वापस आते हो तो भी आपको कुछ नई स्पीसीज मिल सकती हैं, क्योंकि हमारी एफिशिएंसी 100% नहीं है। कुछ तो हमसे छूट गया होगा, कुछ तो हमसे रह गया होगा, वो हम अभी केटर कर सकते हैं। तो हम लोगों को हर ऑर्गेनिज्म का नाम जो है स्टैंडर्डाइज करने की बहुत जरूरत है। हर ऑर्गेनिज्म का नाम जो है हमको एकदम स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा, जिससे दुनिया में एक ऑर्गेनिज्म को हम एक पर्टिकुलर नाम से जान पाए। राइट? तो ऑर्गेनिजम्स के ना कई सारे लोकल नाम होते हैं जिन्हें वर्नाकुलर नाम कहा जाता है, और ये चेंज होते रहते हैं फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और इस वजह से कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है। और इसीलिए हमको नाम की स्टैंडर्डाइजेशन करनी चाहिए, जिससे एक स्पीसीज जो है वो पूरी दुनिया में सिर्फ एक नाम से ही जानी जा रही हो। राइट? तो हमने कुछ प्रोसीजर बनाए हैं जिससे कि हम
ऑर्गेनिजम्स का नाम रख सके, इसे हम कहते हैं नॉमनक्लेचर की प्रक्रिया। नॉमनक्लेचर मतलब नामकरण की प्रक्रिया, कि भैया ये कुछ रूल्स है, इनको फॉलो करके आप किसी ऑर्गेनिज्म का नाम रख सकते हो। फॉर एग्जांपल कैलोट्रोपिस जो है ये साइंटिफिक नाम है, तो ये यूनिवर्सल नाम है। पूरी दुनिया में आप कहीं भी कैलोट्रोपिस बोलोगे लोग समझ जाएंगे। लेकिन अगर आप हरियाणा जाओगे तो आपको आंकड़ा बोलना पड़ेगा, राजस्थान में आंक बोलना पड़ेगा, मध्य प्रदेश में मदार बोलना पड़ेगा। यस, तो अलग अलग जगह पर नाम चेंज हो जाते हैं, इसलिए एक नाम चाहिए जो कि कॉमन हो पूरी दुनिया में, जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो नॉमनक्लेचर नामकरण की प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिससे कि आप ऑर्गेनिजम्स का नाम रख सकते हो। तो अलग अलग कमिटीज बनाई अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के नाम रखने के लिए, जैसे ICBN जिसे कहा इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमनक्लेचर, बोटेनिकल मतलब प्लांट के नाम रखे जाएंगे। ICZN यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमनक्लेचर, यहां पर एनिमल्स के नाम रखे जाएंगे। ICNB यानी इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का नाम रखने के लिए। ICNV यानी इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमनक्लेचर ऑफ वायरस, वायरस का नाम रखने के लिए। ICNCP यानी कल्टीवेटेड प्लांट्स का नाम रखने के लिए। तो प्लांट में भी अलग अलग कैटेगरी बना दी कल्टीवेटेड प्लांट्स की। मेन जो है वो दो हैं, ICBN और ICZN, इन्हीं को आपको पढ़ना होता है फॉर बोटेनिकल नेम्स एंड फॉर जूलॉजिकल नेम्स। अब एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था कैरोलस लीनियस, पहले इनका नाम था कार्ल वॉन लिने। इन्होंने खुद का नाम चेंज करके दो ही हिस्सों में रखा, एक नाम और एक सरनेम। इन्होंने खुद का नाम कार्ल वॉन लिने, जिसमें 3 हिस्से थे, उससे बदल करके कैरोलस लीनियस रख दिया, जिसमें सिर्फ 2 हिस्से थे। और इन्होंने इस नाम रखने की स्कीम को कहा बायनोमियल नॉमनक्लेचर, यानी नाम रखने की एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें सिर्फ बाय यानी 2 ही आपके नाम के कंपोनेंट्स हों, सिर्फ 2 आपके कंपोनेंट्स हों पूरे के पूरे नाम में। तो एक कैरोलस लीनियस साहब ने स्क्रिप्ट दी, है ना। इन्होंने क्या कहा, फॉर एग्जाम्पल मैंगो का अगर हम नाम रख रहे हैं तो मैंगो का साइंटिफिक नाम क्या रखा, मैंजीफेरा इंडिका। तो मैंजीफेरा इंडिका में सबसे पहले तो जो पहला आपका ये वर्ड है ये होगा जीनस, और दूसरा जो वर्ड है ये होगा स्पीसीज, राइट। तो मैंजीफेरा इंडिका में सबसे पहली चीज क्या है कि साइंटिफिक नाम जो है इसके 2 पार्ट है, इसीलिए इसे बाइनोमियल नेम कहा गया। पहला जो आपका वर्ड है ये होगा जेनेरिक नेम या जीनस, तो मैंजीफेरा इज अ जीनस। दूसरा होगा स्पेसिफिक एपिथेट यानी स्पीसीज, यानी इंडिका इज अ स्पीसीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपका मैंजीफेरा का एम जो है, पहला जो अल्फाबेट होगा जीनस का ये कैपिटल होगा, पहला जो अल्फाबेट होगा स्पीसीज का ये स्मॉल होगा। यस, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये जो मैंजीफेरा और इंडिका शब्द है, मैंजीफेरा और इंडिका जो शब्द हैं ये लैटिन भाषा से डिराइव किए जाएंगे, क्योंकि लैटिन भाषा जो है, जीनस एंड स्पीसीज आर लैटिनाइज्ड, यानी दे आर डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन। चाहे किसी भी भाषा में इनका पहले नाम रहा हो, इनको लैटिन भाषा में कन्वर्ट करके हमको लिखना पड़ेगा, क्योंकि लैटिन इज अ डेड लैंग्वेज, अब इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकते। ऐसी भाषा जिसमें बदलाव नहीं हो सकते, इट्स अ डेड लैंग्वेज, इससे कोई वर्ड रिमूव नहीं किया जाएगा, इसमें कोई वर्ड ऐड नहीं होगा। तो आज आप कोई बात अगर बोल रहे हैं लैटिन भाषा में, तो 100 साल 1000 साल बाद भी उस बात का वही महत्व रहेगा, उसकी जो इंस्टिंक्ट है वो चेंज नहीं होगी, उस बात का जो सार है वो बदलेगा नहीं। जैसे इंग्लिश इज एन इवॉल्विंग लैंग्वेज, हर दूसरे दिन कोई नया नया वर्ड आता रहता है ना। तो हो सकता है पहले के लोग आज की भाषा ना समझ पाए, अब मैं किसी बहुत पुराने आदमी को मीम जाके शब्द बोलूंगा तो हो सकता है वो ना समझ पाए, क्योंकि उनके टाइम पे ये वर्ड था ही नहीं, मीम किसी ने सुना ही नहीं था, है ना, या बहुत ज्यादा प्रेफरेबली यूज में नहीं था वो शब्द। लेकिन आज के दिन में बहुत प्रोफाउंडली यूज किया जाता है उसको, राइट। तो ऐसे लैटिन एक डेड भाषा है, पुराने साइंटिस्ट भी समझ पाएंगे, नए साइंटिस्ट भी समझ पाएंगे, आगे आने वाले साइंटिस्ट भी समझ पाएंगे कि ये नाम किस बेसिस पे रखा गया है। यस, तो ये जो नाम है लैटिन भाषा से लिए जाते हैं, और सिर्फ ये जताने के लिए ये लैटिन भाषा के नाम है, अगर आप इन्हें हाथ से लिखते हैं नामों को, तो आपको इन्हें सेपरेटली अंडरलाइन करना होगा जीनस और स्पीसीज को, और अगर आप इन्हें टाइप करते हैं तो आपको टेढ़े अक्षरों में यानी इटैलिक्स में इनको टाइप करना होगा। और हैंड रिटन अगर ये नाम है तो लैटिन ओरिजिन दिखाने के लिए आपको इन्हें सेपरेटली अंडरलाइन करना होगा। नाउ ऑथर का नाम भी आ सकता है, मेन तो आपका जीनस और स्पीसीज है, ऑथर का नाम भी एंड में आ सकता है, वो भी एब्रीवेटेड फॉर्म में, यानी छोटा सा नाम। जैसे मेरा नाम विपिन नहीं आएगा, VIP आ जाएगा, तो छोटा सा नाम हम वहां पर लिख सकते हैं। और ये नाम जो है ये तो इटैलिसाइज करने की जरूरत नहीं है या अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि लैटिन नाम थोड़ी है। अब मेरा नाम है विपिन, जो कि एक हिंदी का शब्द है, तो मैं अपने नाम को थोड़ी लैटिन में कन्वर्ट करूंगा। मेरा नाम तो जो रख दिया घर वालों ने, जो डॉक्यूमेंट में है वही रहेगा लाइफ टाइम, तो वो लैटिन का नाम है ही नहीं, वो तो हिंदी शब्द का नाम है। तो अल्टीमेटली उसको मुझे इटैलिसाइज करने की या हैंड रिटन लिखने के बाद अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे लैटिन ओरिजिन दिखाना ही नहीं है।
रोमन स्क्रिप्ट में यानी नॉर्मल इंग्लिश में आप नाम लिख दोगे, और एब्रीवेटेड फॉर्म यानी शॉर्टकट में आप नाम लिख दोगे। अगर विपिन है तो वीआईपी लिख देंगे, अगर किसी का नाम राहुल है तो RAH लिख देंगे, इस हिसाब से। यस। नाउ क्लासिफिकेशन, इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं, 17 से 18 लाख डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको पढ़ने के लिए कैटेगरीज तो बनानी होंगी। अचानक से 17-18 लाख लोग आपके सामने आ जाएं तो आप उनको जज थोड़ी कर पाएंगे। आप उनको अच्छे तरीके से क्लासिफाई अगर कर देते हैं, कैटेगरीज में बांट देते हैं, तो अल्टीमेटली यू कैन अंडरस्टैंड देम बेटर। जैसे एज के हिसाब से कैटेगरी में बांट दिया कि भाई 0 से 5 साल के लोग जो जस्ट पैदा हुए हैं, और 5 साल के बच्चे, इतने तक एक कैटेगरी बांट दी। 5 से 10 साल के बच्चे अलग, 10 से 15 साल के बच्चे अलग, 15 से 20 साल के लोग अलग, 20 से 25 साल के लोग अलग। या तो एज में बांट दें या जेंडर में बांट दें, है ना, कि मेल अलग फीमेल अलग, करेक्ट, या किसी भी तरीके से विभाजित करें जैसे स्कूल में क्लासिफिकेशन होती है। अब अगर आप नॉर्मली मेरा नाम पूछ करके यूनिवर्सिटी में आ जाए और आप यूनिवर्सिटी में चिल्लाते फिरें कि विपिन शर्मा से मिलना है, विपिन शर्मा से मिलना है, तो आपको एग्जैक्टली नहीं पता ना कौन से विपिन शर्मा से। बीटेक में भी एक विपिन शर्मा है, रिसर्च में भी एक विपिन शर्मा है ना, BCA भी कर रहा है कोई विपिन शर्मा। अब एग्जैक्टली बताना पड़ेगा कि कौन सी क्लास में जाना है, क्योंकि क्लासिफिकेशन हो रखी है ना यूनिवर्सिटी के अंदर। आप बोलेंगे इस डिपार्टमेंट में जाना है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री में जाना है, रिसर्च लैब में जाना है, तब जाके मैं मिलूंगा। अलग अलग जगह सिर्फ नाम से खोजते नहीं फिर सकते आप। यस, तो आपको क्लासिफाई करना होता है, यानी प्रोसेस जिससे किसी भी चीज को ग्रुप किया जा सके, किसी भी चीज को ग्रुप्स में बांटा जा सके, कन्वीनियंट कैटेगरीज में बांटा जा सके, बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। कुछ ऐसे कैरेक्टर्स जो देख के पता लग जाते हैं, अच्छा ये तो इस कैटेगरी का दिखाई दे रहा है, ये तो इस कैटेगरी का दिखाई दे रहा है, उससे ऑर्गेनिजम्स को विभाजित कर देना, क्लासिफाई कर देना, इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन। जैसे आपकी 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज है, इनको हम लोगों ने 5 अलग अलग किंगडम में बांटा है, जो कि हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। किंगडम मोनेरा जिसमें सिर्फ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, किंगडम प्रोटिस्टा जिसमें यूनिसेलुलर यानी एक सेल कंटेन करने वाले यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, फंगस जिसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें काइटिन की सेल वॉल है जो खाना नहीं बना सकते, प्लांटे जिनमें सेलुलोज की सेल वॉल है जो खाना बना सकते हैं, और एनिमेलिया जो मल्टी सेल्यूलर है जिनमें सेल वॉल नहीं है जो खाना नहीं बना सकते, ये एनिमेलिया में आए। तो अलग अलग कैरेक्टर्स देख के आपने दुनिया के सारे ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में डिवाइड किया, फिर सब किंगडम में डिवाइड करा, फिर फाइलम में डिवाइड करा, एंड सो ऑन, नीचे कई सारी कैटेगरीज है उनमें आपने डिवाइड कर दिया, राइट। तो व्हाट इज टेक्सोनॉमी, आराम से समझते हैं। टेक्सोनॉमी का जो तंबू है ये 4 बंबुओं पे टिका हुआ है, यानी देयर आर 4 मेजर पिलर्स ऑफ टेक्सोनॉमी। समझ लीजिए मैं जंगल में गया और जंगल में जाते ही मुझे एक ऑर्गेनिज्म मिला, और ये ऑर्गेनिज्म मुझे बहुत नॉवल लगा, यानी बहुत नया लगा। मुझे लगता है कि इसका किसी किताब में जिक्र नहीं है, ये तो मैंने कुछ नई चीज आइडेंटिफाई कर ली है। तो मैं क्या करूंगा ये पता लगाने के लिए कि ये सच में आइडेंटिफाई हो चुकी है या नहीं, 4 प्रोसेसेस मुझे देखने हैं। सबसे पहला प्रोसेस कैरेक्टराइजेशन। आज पहले स्लाइड में ही आपको बताया था, कैरेक्टर्स का मतलब होता है फीचर्स, यानी यहां पर ये जो ऑर्गेनिज्म मुझे मिला इसके जितने फीचर्स मैं देख सकता हूं वो सारे फीचर मैं देख लूंगा, है ना। जैसे यहां पर भैया एंटीना लगे हुए हैं तो एंटीना लिख लिया मैंने। यहां पर जॉइंट अपेंडेजेस है, यानी कि यहां पर आपकी पेयर में चीजें पाई जा रही है, जैसे 3 पेयर ऑफ लेग है, 3 यहां 3 यहां, 2 पेयर ऑफ विंग है, 2 यहां 2 यहां, 2 कंपाउंड आई है, 2 आपके एंटीना है, नीचे की साइड आपके एनल सरकाई हैं जो कि कॉकरोच वगैरह में पाए जाते हैं। तो सारी चीजें पेयर्ड है, तो मुझे पता लग गया भाई यहां पर आपके एंटीना पाए जा रहे हैं, 2 कंपाउंड आई पाई जा रही हैं, 2 पेयर ऑफ विंग है, 3 पेयर ऑफ लेग है, आपका एनल सरकाई है, इसके अलावा काइटिन का एक्सोस्केलेटल है, कई सारी चीजें मुझे पता लगी। तो जब मैंने सारे कैरेक्टर्स नोट किए तो बीइंग अ बायोलॉजिस्ट मुझे आइडिया लगने लग जाएगा, मैं आइडेंटिफाई कर पाऊंगा कि क्या हो सकता है, इससे मिलते जुलते कैरेक्टर है इसके। तो बेस्ड ऑन द कैरेक्टर्स वी कैन आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म। मुझे पता लग जाएगा कि ये जो है मेरे भाई काइटिन का एक्सोस्केलेटल लेके बैठा है, यानी आर्थ्रोपोड है, 3 पेयर ऑफ लेग्स लेके बैठा है, यानी पक्का इंसेक्ट है, कोई इसमें दिक्कत है ही नहीं। तो मैं इसको एक हद तक आइडेंटिफाई कर पाया। अब मैं इसकी क्लासिफिकेशन कर दूंगा, जितना मैंने इसको आइडेंटिफाई कर लिया है उस हिसाब से क्लासिफाई कर दूंगा कि किंगडम इसकी पक्का एनिमेलिया होगी, एनिमल है, फाइलम इसकी आर्थ्रोपोडा होगी, पक्का आर्थ्रोपोड है, जॉइंट अपेंडेजेस है इसके अंदर, आर्थ्रोस का मतलब होता है जॉइंट, पोड का मतलब अपेंडेजेस, क्लास जो है इसकी पक्का इंसेक्ट है, पक्का इंसेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। जीनस तक मैंने देख लिया कि भाई जीनस तक पेरीप्लेनेटा है, कॉकरोच से सिमिलर है ये एकदम जीनस लेवल तक, लेकिन पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना नहीं है ये आपका एग्जैक्ट जो कॉकरोच की स्पीसीज हम पढ़ते हैं वो नहीं है, थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं।
यानी मैंने खोजा तो कुछ नया है, लेकिन जीनस तक जो है सारी चीजें मुझे किसी ना किसी ऑर्गेनिज्म से सिमिलर मिल गई। अब इसकी स्पीसीज नॉमेनक्लेचर मैं करूंगा ना, अब नेमिंग मैं दूंगा। स्पीसीज इसकी नई है तो मैं अपने नाम पे ही दे देता हूं विपुनाना, तो इसका नाम हो गया पेरीप्लेनेटा विपुनाना। आगे मैं वीआईपी भी लिख सकता हूं, अपना एब्रीवेशन में नाम डालना चाहूं तो मैं वो भी डाल सकता हूं। यानी सबसे पहले कोई भी ऑर्गेनिज्म मुझे मिला तो मैं उसके कैरेक्टर्स देखूंगा, यानी कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टर नोट करते करते मुझे पता लग जाएगा कि वो क्या है, तो आइडेंटिफिकेशन। जितना मुझे पता लग गया है उस ऑर्गेनिज्म के बारे में, उस हिसाब से मैं क्लासिफाई कर दूंगा, और एंड में मैं जीनस और स्पीसीज का नाम रख दूंगा, यानी नॉमेनक्लेचर कर दूंगा। अगर नॉमेनक्लेचर में जीनस भी मुझे पहले से पता है तो सिर्फ स्पीसीज का नाम रख दूंगा। ये हमारा पूरा प्रोसेस हो जाएगा। 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं टेक्सोनॉमी के जो हमने देखे। अब बेसिस ऑफ टेक्सोनॉमी क्या है ना, मैंने आपको बताया कन्वेंशनल टेक्सोनॉमी में आप 4 चीजें नोट करते हैं, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर। लेकिन मॉडर्न टेक्सोनॉमी में आप क्या करते हैं, मॉडर्न टेक्सोनॉमी में आप करते हैं ABCDE। ए मतलब अंदर का कैरेक्टर, किसी ऑर्गेनिज्म को काट के देखा अंदर क्या क्या है, एनाटॉमी देखी। बाहर का कैरेक्टर, बाहर मतलब मॉर्फोलॉजी देखी, बाहर से क्या क्या दिखाई दे रहा है। सी मतलब उसका सेल का स्ट्रक्चर क्या है, सेल के बारे में जानकारी जुटाई। डी का मतलब उसके डेवलपमेंटल प्रोसेसेस कैसे हैं, कैसे वो डेवलप करता है। और ई का मतलब इकोलॉजिकल रिलेशन कैसे है, इकोलॉजिकल उसके बाकी ऑर्गेनिजम्स के साथ क्या संबंध है, ये क्या खाता है या कोई इसको खाता है, सारी चीजें ये देख लेंगे हम लोग। तो एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, सेल का स्ट्रक्चर, उसके बाद डेवलपमेंटल प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, इन सारी चीजों को हम बोलते हैं द पिलर्स ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी। कन्वेंशनल या ओल्ड टेक्सोनॉमी के 4 ही बंबू थे जो हमने पढ़े, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। करेक्ट। तो टेक्सोनॉमी क्या है, टेक्सोनॉमी कम्स फ्रॉम अ वर्ड टेक्सा। टेक्सा का मतलब होता है कैटेगरी या यूनिट या ग्रुप। तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना डिफरेंट टेक्सा में या डिफरेंट ग्रुप्स में, इसको टेक्सोनॉमी कहते हैं। अब इसको आप ग्रुप कह लीजिए कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बना दिया, या एक कैटेगरी बना दी, या एक रैंक दे दी, या एक यूनिट बोल दिया, या एक टेक्सा बोल दिया, सारी चीजें एक ही है। तो यहां पर जो टेक्सा है इनके लेवल अलग अलग हो सकते हैं। जैसे समझ लीजिए एनिमल जो है, ये क्या है, एनिमल एक किंगडम है, किंगडम एनिमेलिया। ये भी एक कैटेगरी है, किंगडम कैटेगरी, तो ये भी एक टेक्सा है, लेकिन हायर लेवल पे किंगडम एक बड़ी टेक्सा है। फिर मैंने बोला भाई मैमल, मैमल आपकी एक क्लास है, ये भी एक कैटेगरी है मैमल, जिसमें सारे मैमल्स आते हैं, जिनके पास मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, जिनके पास एक्सटर्नल ईयर पिन्ना होते हैं, जिनके पास बॉडी हेयर्स होते हैं, एक्सटर्नल हेयर्स होते हैं। तो मेरे भाई ये भी एक कैटेगरी है, लेकिन ये जो कैटेगरी है थोड़ी लोअर लेवल पे है, इसको भी हम लोगों ने टेक्सा कहा। होमोसेपियन हमारा साइंटिफिक नाम है, होमोसेपियन, तो होमो हमारा जीनस है, सेपियन हमारी स्पीसीज है, तो ये जीनस है, ये भी तो एक टेक्सा हुआ, ये भी तो एक कैटेगरी है, लेकिन मेरे भाई लोअर लेवल पे। तो ये जो सारे के सारे ग्रुप्स हैं इनको आप टेक्सा कह सकते हो, चाहे किंगडम हो, फाइलम हो, क्लास हो, जीनस हो, स्पीसीज हो, सबको आप टेक्सा कह सकते हो, लेकिन इनका लेवल अलग अलग होगा जो हमें देखने को मिला। यस। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन हुई दुनिया में सारे ऑर्गेनिजम्स की, वो हुई ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूजेस। क्योंकि पहले जो आपके ह्यूमंस थे इस अर्थ पे, वो बहुत ज्यादा साइंटिफिक अप्रोच तो नहीं रखते थे, उनके पास कोई टूल्स तो नहीं थे, कोई लैब तो नहीं थी, तो उन्होंने अपनी नॉलेज के हिसाब से चीजों को डिवाइड कर दिया कि हम अपने आसपास के ऑर्गेनिजम्स को कैसे यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल खाना खाना है तो भैया क्रॉप्स जो है, फ्रूट जो है, गाय का दूध पी रहे हैं, मुर्गी के अंडे खा रहे हैं, मीट खा रहे हैं, तो जो भी खाने की चीजें हैं उन्हें फूड की कैटेगरी में रखा। रोटी के बाद आया कपड़ा, सिल्क जो है, कॉटन जो है, जूट जो है, हेम्प जो है, इनसे फाइबर तैयार होते हैं जिनसे कपड़े बनते हैं, कपड़ा हो गया। मकान, भैया शेल्टर के लिए टिम्बर वुड चाहिए, जैसे कि शीशम की लकड़ी चाहिए, है ना, साल की लकड़ी चाहिए, तो ये सारी जो लकड़ियां हैं इनको कहां रख दिया, मकान बनाने वाली कैटेगरी में रख दिया। सिक्योरिटी, डॉग पाले जाते थे सिक्योरिटी के लिए। ट्रांसपोर्ट, घोड़ा गाड़ी हो सकती है, बैलगाड़ी हो सकती है, ऊंट गाड़ी हो सकती है, गधा गाड़ी हो सकती है, खच्चर गाड़ी हो सकती है, तो ट्रांसपोर्ट में काम आ रहे हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन हम किस ऑर्गेनिज्म को कैसे यूज कर रहे हैं, कोई कैटेगरी बना सकते हो मेडिसिन की, कोई ऐसा प्लांट है जो मेडिसिनल है, जो मेडिसिन के तौर पे काम आ रहा है, तो वैसे यूज कर सकते हैं। कोई ऐसा प्लांट है जिससे मसाले मिल रहे हैं, मिर्ची मिल रही है, हल्दी मिल रही है, राइट, तो उनको स्पाइसेस की कैटेगरी में डाल सकते हैं। जिस ऑर्गेनिज्म को आप जैसे यूज कर रहे हैं उस हिसाब से हमने कैटेगरी बनाई। नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन थी, क्योंकि कोई इसमें साइंस का इस्तेमाल नहीं किया, हम ऑर्गेनिजम्स को जैसे यूज कर रहे हैं सिर्फ उस बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन किया है। अब टेक्सोनॉमी से भी एक बड़ी ब्रांच आती है जिसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक्स।
सिस्टमैटिक्स में एक शब्द आ रहा है सिस्टमैटिक या सिस्टेमा। तो सिस्टेमा का मतलब होता है चीजों की सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, एकदम बढ़िया तरीके से अरेंजमेंट। कैरोलस लीनियस साहब ने अपनी किताब का नाम भी क्या रखा था? सिस्टेमा नेचुरी रखा था। इनकी एक और किताब थी स्पीसीज प्लांटेरम, पर सिस्टेमा नेचुरी इन्होंने अपनी किताब का जो नाम रखा था वहां भी सिस्टेमा शब्द इन्होंने सिस्टमैटिक से ही उठाया था। यस तो सिस्टमैटिक्स में क्या आता है? मैंने आपको बताया टेक्सोनॉमी से बड़ी ब्रांच है, तो टेक्सोनॉमी के तो सारे फीचर्स यहाँ आए ही, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, लेकिन इसके अलावा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स या फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी यहाँ पर आ गए। तो एक बड़ी ब्रांच है टेक्सोनॉमी से। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या होती है या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या होती है? समझ लीजिए 3 ऑर्गेनिजम्स हैं, ए, बी और सी। तो ए ऑर्गेनिज्म जो है ये बी से ज्यादा कनेक्टेड है क्योंकि इनके पूर्वज सेम रहे थे, तो इनको आप सेम कैटेगरी में रखोगे, इनमें ज्यादा सिमिलैरिटी है। और जो आपका सी है ये अलग है, तो इसको आप अलग कैटेगरी में रखोगे। तो इवोल्यूशनरी इंफॉर्मेशन जो है ये आपको थोड़ा और बताने में हेल्प करती है कि कौन से 2 ऑर्गेनिज्म ज्यादा कनेक्टेड है और कौन से 2 ऑर्गेनिज्म कम कनेक्टेड है। जो ज्यादा कनेक्टेड है उनको आप सेम कैटेगरी में रखते हो, जो कम कनेक्टेड है उनको आप अलग अलग कैटेगरी में रखते हो। तो आज आपके पास काफी सारे टूल्स हैं, काफी सारे सॉफ्टवेयर हैं जिनसे आप ऑर्गेनिज्म का डीएनए जो है डालो उस टूल में, सीक्वेंस डालो उस टूल में, आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि ये 2 ऑर्गेनिजम्स इतना % सिमिलर है। यानी समझ लीजिए मैंने मंकी का, किसी प्लांट का, समझ लीजिए मिंट का प्लांट है, पुदीने का प्लांट है, और ह्यूमन का 3 डीएनए लिए और सॉफ्टवेयर में डाल दिए। तो सॉफ्टवेयर ने हमको बताया कि आपका ह्यूमन और मंकी जो है 93% सिमिलर है, तो उनको सेम कैटेगरी में रखा जा सकता है। प्लांट और ह्यूमन जो है ये सिर्फ 44% सिमिलर है, तो इनको सेम कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता, इनमें काफी डिफरेंस है। इसीलिए प्लांट को प्लांट किंगडम में रखा और ह्यूमन को एनिमल किंगडम में रखा, तो एग्जैक्ट नंबर्स पता लग जाते हैं। तो इन सारी चीजों से तो आप क्लासिफिकेशन बढ़िया कर ही सकते हो। टेक्सोनॉमी के जो पिलर्स हैं दे आर ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग, लेकिन एक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का जो ठप्पा है वो ऊपर लगना चाहिए, ये कंफर्मेशन दे देता है। नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते। अगर सॉफ्टवेयर कह रहा है कि 99.3% सिमिलैरिटी है 2 ऑर्गेनिजम्स में, है तो है, उसको कोई झुठला नहीं सकता उस बात को। तो ये प्रमाण है, ये प्रूफ है कि हाँ हमने जो टेक्सोनॉमी से बात निकाली है कि 2 ऑर्गेनिज्म सिमिलर हैं, यस वो सच में सिमिलर हैं, अब इनको सेम कैटेगरी में रख दिया जाए। तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स की स्टडी करना आज के दिन में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी हो चुका है। करेक्ट। तो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी जो है ना, इनको आप एक सीरीज में अरेंज कर सकते हो। तो जैसा मैंने बताया टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज को टेक्सा कह सकते हो, कैटेगरी भी कह सकते हो, ग्रुप भी कह सकते हो, रैंक भी कह सकते हो, या यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन भी कह सकते हो। इन सारी कैटेगरीज को जब आप एक सीक्वेंस में लगाएं, चाहे छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा, इनको आप कहते हैं टेक्सोनॉमिक हायरार्की। हायरार्की मतलब अरेंजमेंट, अ प्रॉपर अरेंजमेंट, अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। जैसे अल्फाबेट है आपके, तो ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे करके एक्स वाई जेड तक लगा दिया, तो ए टू जेड ये डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दी हमने, और जेड वाई एक्स ऐसे उल्टा उल्टा करता सी बी ए तक हम इसको ले आए, तो जेड टू ए हो गई। अब डायरेक्शन स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी। नंबर लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 to 10 लिखे, 10 9 8 7 6 3 to 1 तक, 10 to 1 लिखे। बताना पड़ेगा कौन सी दिशा में लिख रहे हो। तो यहां पर जब किसी भी चीज को आप अरेंज करते हो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में, तो इसे हायरार्की कहा जाता है। ये इंक्रीजिंग हायरार्की भी हो सकती है, छोटे से बड़ी, या बड़े से छोटी भी हो सकती है। तो हम अपनी टेक्सोनॉमिक हायरार्की कैसे याद करें? एक लड़का है जिसका नाम है फैम, ये पोडियम पर लेक्चर दे रहा है, तो इस पोडियम को हमको क्लीन करना है जिससे फैम बीमार ना हो जाए। तो कीप पोडियम क्लीन और फैम गेट सिक। कीप पोडियम क्लीन, पोडियम को क्लीन रखिए, और फैम गेट सिक, अदरवाइज फैम सिक हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। तो कीप का मतलब किंगडम, सबसे बड़ी आपकी यूनिट है, लार्जेस्ट कैटेगरी। पोडियम यानी फाइलम और डिवीजन दोनों शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइलम शब्द फॉर एनिमल, डिवीजन फॉर प्लांट, तो इसीलिए दोनों शब्द मैंने एक ही में ले आए। पोडियम शब्द का इसीलिए इस्तेमाल किया गया है। क्लीन मतलब क्लास, उससे छोटी कैटेगरी, और मतलब ऑर्डर, उससे छोटी, फैम मतलब फैमिली, उससे छोटी, जीई मतलब जीनस और छोटी, एंड स्पीसीज जो कि सबसे लोएस्ट कैटेगरी है या सबसे बेसिक यूनिट है। जो लोएस्ट कैटेगरी होती है वही सबसे बेसिक यूनिट होगी, इसी से बाकी सारी बड़ी बड़ी यूनिट्स तैयार होंगी। तो आप चाहो तो ऐसे लिख लो कि पोडियम क्लीन और फैम गेट सिक, या फिर आप सीक्वेंस उल्टा भी लिख सकते हो, छोटे से बड़ा, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, दोनों में से किसी भी तरीके से आप लिख सकते हो। इसे हायरार्की ही कहेंगे, लेकिन हाँ आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि मैं स्पीसीज से किंगडम की ओर जा रहा हूं या किंगडम से स्पीसीज की ओर, यह आपको बताना पड़ेगा। करेक्ट। तो अब देखिए यहां बोला गया है क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस,
जाहिर सी बात है, क्योंकि यहाँ हायरार्की ऑफ स्टेप्स है। इसका मतलब क्या हुआ, समझ लीजिए मैं जंगल में गया, मुझे एक ऑर्गेनिज्म मिला जो कि हमें मिला था पेरीप्लेनेटा विपुनाना। तो मैंने सबसे पहले उसकी किंगडम दी कि भैया किंगडम है एनिमिलिया, फिर मैंने उसकी फाइलम दी, फाइलम है आर्थ्रोपोडा, फिर मैंने क्लास बताई, क्लास है इंसेक्टा, फिर मैंने ऐसे करते करते जीनस बताया पेरीप्लेनेटा, स्पीसीज बताई विपुनाना। यानी मुझे हर एक कैटेगरी को एक एक बार टाइम देना पड़ा। पहले मैंने ऑर्गेनिज्म की किंगडम बताई, फिर फाइलम बताई, फिर क्लास, फिर ऑर्डर एंड सो ऑन। तो मेरे भाई ये 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं, 7 कंपल्सरी कैटेगरीज है जो कि हमें यहां पर देखने को मिली। ये 7 कैटेगरीज तो मिनिमम है ही हमारे पास, इसके अलावा और भी है। जैसे आपको और देखने को मिल सकती है, फैमिली के नीचे सब फैमिली, ऑर्डर के बाद सब ऑर्डर, क्लास के बाद सब क्लास, क्लास के ऊपर सुपर क्लास, फाइलम के नीचे सब फाइलम, किंगडम के नीचे सब किंगडम। वो सारी कैटेगरीज आपकी माइनर कैटेगरीज है। मेन आपकी 7 कंपलसरी ऑब्लिगेट कैटेगरीज होती हैं जो हमने पढ़ी, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। तो 7 स्टेप्स तो कम से कम क्लासिफिकेशन में होंगे ही होंगे, इनसे तो बचा नहीं जा सकता। इसीलिए कहा है कि क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, ये एक स्टेप का प्रोसेस तो नहीं है। यस, अब देखिए दीज टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स या ये जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज है मेरे भाई, दीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज एंड नॉट मेयरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स। कितनी प्यारी बात कही है सर, समझ में नहीं आई लेकिन कोई बात नहीं, अभी समझाते हैं। क्या बोला यहां पर, ये जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज बनी है, दीज आर बायोलॉजिकल एंटिटीज, इनके अंदर बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स भरे हुए हैं। इन कैटेगरीज में कुछ ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है इन ग्रुप्स में, तो ये बायोलॉजिकल एंटिटीज हैं, इनके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स रखे गए हैं। दे आर नॉट मेयरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑर्गेनिजम्स की मॉर्फोलॉजी देखी और उन्हें सेम ग्रुप में या डिफरेंट ग्रुप में डाल दिया कि अच्छा ये सेम सेम दिखते हैं, सेम ग्रुप में डाल दो, डिफरेंट डिफरेंट दिखते हैं, डिफरेंट ग्रुप में डाल दो। नहीं, इतनी आसानी से काम नहीं हुआ है। मॉर्फोलॉजी भी देखी है, एनाटॉमी भी देखी है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी देखी है, सेल का स्ट्रक्चर भी देखा है, आपका इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स भी देखे हैं, इकोलॉजिकल रिलेशंस भी देखे हैं, डेवलपमेंटल प्रोसेसेस भी देखे हैं, कई सारी चीजें देखी हैं। तब जाके आपका ऑर्गेनिज्म के बारे में हमने निर्णय बनाया है कि इन्हें साथ रखना चाहिए अलग। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मॉर्फोलॉजी देख करके इनको साथ या अलग रख दिया है। यानी these organism are not placed in same category only based on morphology। सर मॉर्फोलॉजी देखकर नहीं रख दिया है, एनाटॉमी भी रखा था, सेलुलर स्ट्रक्चर भी रखा था, डेवलपमेंटल प्रोसेसेस भी, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन भी, सिस्टमैटिक्स में जो पढ़ा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी, कई कैरेक्टर देख के ऑर्गेनिजम्स को साथ साथ रखा है। और इन कैटेगरीज में बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म रहते हैं, तो ये बायोलॉजिकल एंटिटीज हैं, कोई ओंगी पोंगी चीज नहीं है, पूरी की पूरी लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटेन करने वाली कैटेगरीज है मेरे भाई। यस, तो अब इन कैटेगरीज के थोड़े थोड़े फीचर्स देख लेते हैं। जैसे कि आपने यहां पर देखा स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, जिसको प्लांट में डिवीजन भी कहते हैं, और किंगडम। स्पीसीज टू किंगडम में जा रहा हूं, यानी लोअर मोस्ट कैटेगरी टू लार्जेस्ट कैटेगरी में जा रहा हूं। अब यहां जो स्पीसीज है, यहां पर इस स्पीसीज की डेफिनेशन क्या होगी, सबसे बढ़िया डेफिनेशन दी थी अर्नेस्ट मेयर साहब ने, इसे बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज हमने कहा, अर्नेस्ट मेयर साहब ने हमको ये डेफिनेशन दी। यहां पर कहा कि ऑर्गेनिज्म जो है अपोजिट सेक्सेस के, यानी मेल और फीमेल जो है सेम ही स्पीसीज के, जैसे कि लेट्स से ह्यूमन बीइंग अगर हम एज अ स्पीसीज लें, सेपियंस अगर हम एज अ स्पीसीज लें, तो आपका अपोजिट सेक्स के मेल फीमेल सेम स्पीसीज के आ करके मेट करेंगे और बच्चे तैयार करेंगे जो कि फर्टाइल होंगे। यही आपकी डेफिनेशन थी स्पीसीज की, है ना। तो एक स्पीसीज जो है इसमें फंडामेंटली सिमिलर ऑर्गेनिजम्स होंगे, यानी इनके सारे के सारे एस्पेक्ट्स सिमिलर होते हैं। फंडामेंटली सिमिलर यानी आपके 2 हाथ है, मेरे भी 2 हाथ हैं, आपके 2 पैर हैं, मेरे भी 2 पैर हैं, आपकी 206 हड्डियां, मेरी भी 206 हड्डियां, आपके अंदर जितनी मसल मेरे अंदर भी उतनी ही मसल, आपका जो फिजियोलॉजी है, आपकी बॉडी में जो जो रिएक्शन हो रहे हैं मेरे अंदर भी वो रिएक्शन हो रहे हैं। तो आप और मैं फंडामेंटली सिमिलर है ना, दिखने में एक जैसे हैं, शक्ल अलग है वो अलग बात है, लेकिन कैरेक्टर्स तो सारे के सारे सेम है ना, तो वी आर फंडामेंटली सिमिलर। जैसे यहां पर देखिए, ये एक आपका बीटल है जिसपे हरे कलर की मार्किंग है, ये बीटल है इस पे लाल कलर की मार्किंग है। बताओ भैया ये सेम स्पीसीज की होंगी या डिफरेंट स्पीसीज की? डिफरेंट स्पीसीज की होंगी, देख के ही बता दिया, क्योंकि दिखने में ही सेम नहीं है, फंडामेंटली सिमिलर होनी चाहिए। आप 2 अलग अलग स्पीसीज को देख के ही बता सकते हो कि ये अलग अलग है। एक लाल कलर की चींटी है, एक काले कलर की चींटी है, आप देख के बता दोगे इनकी स्पीसीज ही अलग है, क्योंकि फंडामेंटली वो सिमिलर नहीं है ना। सारी एक जैसी जो चींटियां हैं वो आपकी सेम स्पीसीज की होंगी, अलग अलग दिखाई दे रही हैं, अलग अलग स्पीसीज की होंगी। अब कई सारी स्पीसीज मिलकर के जीनस बनाती हैं,
सिमिलर स्पीसीज, एक जैसी जो स्पीसीज होंगी उनको साथ एक बड़ी कैटेगरी में रख दिया जाएगा, तो इट इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। ऐसा थोड़ी है कोई भी अपनी मर्जी की दो स्पीसीज ले आए, एक प्लांट की स्पीसीज ले ली, एक एनिमल की स्पीसीज और एक जीनस में डाल दी, नहीं, मिलती जुलती जो स्पीसीज है वो एक जीनस में आप डाल दोगे। फिर मिलते जुलते जो जीनस है इनको आप एक फैमिली में डाल दोगे, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस को फैमिली बोलते हैं। फिर मिलती जुलती फैमिली को ऑर्डर में डाल दोगे, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली से ऑर्डर बना। फिर ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर से आपकी क्लास बनी, फिर ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस से आपकी फाइलम या डिवीजन बनी, फिर ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइलम या डिवीजन से आपकी क्या बनी, किंगडम बनी। तो ये सिंपल सिंपल आपकी क्या हो गई, डेफिनेशंस हो गई। अब जब आप स्पीसीज टू किंगडम मूव करते हो तो क्या सिमिलर कैरेक्टर्स डिक्रीज हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। किंगडम का एग्जांपल लेते हैं, एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में वो स्पंज भी है, वो बाथ स्पंज भी है जिससे आप अपनी बॉडी रगड़ रगड़ के नहाते हैं, उस पर शैम्पू लगा करके या फिर सोप लगा करके, है ना। लक्स का एड देखा है ना, कैटरीना कैफ मैडम नहा रही होती है, वो जो स्पंज उनके हाथ में होता है वो भी एक एनिमल है, और कैटरीना कैफ खुद भी एक एनिमल है। तो क्या दोनों सिमिलर हैं? नहीं सर, बहुत डिफरेंसेस हैं। यानी एक किंगडम में एक स्पंज से लेकर के पूरे ह्यूमन बींग तक बहुत ज्यादा डिफरेंसेस देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप स्पीसीज की बात करो तो एक स्पंज की जो स्पीसीज है उसमें सारे ही स्पंज मिलेंगे, ह्यूमन की जो स्पीसीज है उसमें सारे ही ह्यूमंस मिलेंगे। तो हम तो सिमिलर ही हैं, सारे के सारे ह्यूमंस एक दूसरे से फंडामेंटली सिमिलर हैं, लिखवाया था। यस, तो जाहिर सी बात है मेरे भाई, स्पीसीज में सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं, जबकि किंगडम में जाते जाते सिमिलर कैरेक्टर्स कम होते चले जाते हैं। तो स्पीसीज से किंगडम जाओगे तो सिमिलर कैरेक्टर्स कम होंगे, डिससिमिलरिटीज बढ़ती जाएंगी, और उल्टा चलोगे स्पीसीज की तरफ तो सिमिलर कैरेक्टर्स बढ़ते चले जाएंगे। सिंपल सी बात है। अब इनमें और आप थोड़ा सा डेफिनेशन से हटके कुछ डिटेल्स देखिए, जैसे कि स्पीसीज जो है इट इज सेकंड पार्ट ऑफ बाइनोमियल नेम, और आपका जीनस जो है इट इज फर्स्ट पार्ट ऑफ बाइनोमियल नेम। जैसे होमो सेपियन की अगर मैं बात करूं तो होमो इज द जीनस जिसे जेनेरिक नेम कहा जाता है, और सेपियंस इज द स्पीसीज जिसे स्पेसिफिक एपिथेट कहा जाता है। करेक्ट। जैसे यहां पर अगर आप देखें, तो सोलेनम ट्यूबरोसम यानी आलू है, सोलेनम मेलोंजिना यानी बैंगन है, सोलेनम निग्रम यानी मकई है। ये तीनों जो है यहां पर ट्यूबरोसम, मेलोंजिना और निग्रम, ये क्या है, स्पीसीज है। और ये जो सोलेनम है ये क्या है, आपके जीनस है। सिमिलरली यहां पेंथेरा टिग्रिस माने टाइगर, पेंथेरा लियो माने लायन, पेंथेरा पार्डस पार्ड लेपर्ड यहां पे हो जाएगा। यहां पर भी टिग्रिस, लियो और पार्डस क्या है, स्पीसीज है, और पेंथेरा जीनस है। होमो सेपियंस यानी होमो यहां जीनस है, सेपियंस यहां पे क्या है, स्पीसीज है। अब यहां से हमें ज्ञान की बात पता लगती है कि कई ऐसे जीनस होते हैं जिनमें मल्टीपल स्पीसीज होते हैं। सोलेनम जीनस में ही 3 स्पीसीज यहां देखने को मिल रही हैं। इट इज हैविंग मोर देन 1 स्पीसीज, तो इसे कहेंगे पॉलीटिपिक जीनस। पॉलीटिपिक, मोर देन 1 स्पीसीज यहां पर है तो इट इज पॉलीटिपिक जीनस। और होमो सेपियंस, होमो जीनस में सिर्फ एक ही स्पीसीज है जिसे सेपियन कहते हैं, तो इट इज मोनोटिपिक। करेक्ट। तो सोलेनम और पेंथेरा पॉलीटिपिक है, जबकि होमो क्या है, आपका मोनोटिपिक है। इसके बाद क्या हुआ, एनसीईआरटी में एक लाइन दी है कि स्पीसीज ऑफ अ जीनस आर मोर रिलेटेड टू ईच अदर देन स्पीसीज ऑफ अदर जेनेरा। क्या बोला भैया, यहां पर ये एक जीनस है, यहां पर ये दूसरा जीनस है, इस जीनस में 3 स्पीसीज हैं ABC, इसमें ये 3 स्पीसीज हैं DEF। मुझे बताओ ए जो है वो डी से ज्यादा सिमिलर होगा या बी से? अब आप कहेंगे सर ये भी कोई पूछने की बात है, ए तो बी से ज्यादा सिमिलर होगा, क्योंकि ये सिमिलर थे तभी तो सेम जीनस में आए। डी ई से ज्यादा सिमिलर होगा, ये सिमिलर स्पीसीज थी तभी तो सेम जीनस में आई। तो हमने क्या कहा, स्पीसीज ए जो है इट इज मोर सिमिलर टू बी रेदर देन ई। ये दोनों ज्यादा सिमिलर हैं, ये दोनों आपके सिमिलर नहीं है। तो ये तीनों स्पीसीज सेम थी इसीलिए सेम जीनस में रखी गई, सिमिलर थी इसलिए सेम जीनस में रखी गई। ये तीनों स्पीसीज सिमिलर थी इसलिए एक जीनस में, एक कैटेगरी में रखी गई। पर ये दोनों जीनस तो एक दूसरे से थोड़े बहुत डिफरेंट है ना। तो यहां पे कहा गया स्पीसीज ऑफ अ जीनस, एक जीनस की जो स्पीसीज है दे आर मोर रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे से रिलेटेड है इसीलिए तो सेम जीनस में रखी गई, देन स्पीसीज ऑफ अदर जेनेरा, ये एक दूसरे से ज्यादा रिलेटेड है एज कंपेयर टू ये इससे रिलेटेड हो या ये इससे रिलेटेड हो या ये इससे रिलेटेड हो। साफ साफ देख के ही पता लग रहा है, यहां ये आपस में ज्यादा रिलेटेड होंगी इन 3 से कम, यहां ये आपस में ज्यादा रिलेटेड होंगी इन 3 से कम। सिंपल सी बात है, यही हम लोगों ने यहां पर कॉन्सेप्ट सीखा है। करेक्ट। अब देखो भैया, यहां पर आपका स्पीसीज की बात हो गई, जीनस की बात हो गई, अब फैमिली की बात करते हैं। तो इन केस ऑफ प्लांट
दे आर केप्ट इन फैमिली, प्लांट्स को एक फैमिली में रखा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर। वेजिटेटिव कैरेक्टर मतलब मेन जो आपका प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है दैट इज फ्लावर, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है दैट इज फ्लावर, है ना, फूल। उसके अलावा जो चीजें बच गई, रूट स्टेम लीफ, इनको कहते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर, रूट स्टेम लीफ, और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर माने फ्लावर। तो यहां पर आपका एसपीडी ट्रिक आपको याद करनी पड़ेगी। एस का मतलब है सोलेनम यानी आलू बैंगन का जो जीनस था, पी का मतलब पेट्यूनिया, और डी का मतलब दतूरा। ये तीनों रखे जाते हैं एक ही फैमिली में जिसका नाम है सोलेनेसी। नाम के एंड में आएगा एसी। प्लांट की जो फैमिलीज है उनके एंड में क्या आता है, एसी आता है। जैसे सोलेनेसी, कन्वल्वेसी, रेननकुलेसी, ब्रेसिकेसी, एस्टेरेसी, फेबेसी, लिलिएसी, पोएसी, सबके एंड में एसी आता है। तो एसी देख के ही आप क्वेश्चन की एसी की तेसी कर देंगे, ये फैमिली है। और एनिमल्स में एंड में आता है एई, है ना, इसी के एंड के दो अल्फाबेट एई आता है। जैसे आप इन एनिमल्स अगर पेंथेरा और फेलिस को सेम कैटेगरी में रखें तो आप फेलिडी में रखेंगे, यानी पेंथेरा जो आपका शेर का और बाकी मिलते जुलते एनिमल्स का जीनस है, और फेलिस जो आपका बिल्ली का जीनस है, इनको आप सेम कैटेगरी में रखते हैं फेलिडी में, यानी बिल्ली मौसी और शेर जो है सेम फैमिली के मेंबर है, फैमिली सेम हो गई शेर और बिल्ली की। यस। अब देखिए ऑर्डर जो है, इन ऑर्डर एंड हायर कैटेगरीज एग्रीगेट ऑफ सिमिलैरिटीज इज सीन, है ना। आप एवरेज या एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर्स लेते हैं। जैसे भैया स्पीसीज में तो अच्छी खासी सिमिलैरिटी थी, जीनस में थोड़ी कम सिमिलैरिटी, फैमिली में थोड़ी कम सिमिलैरिटी। अब ये ऑर्डर एकदम बीच की कैटेगरी है, 7 कैटेगरीज में से एकदम बीच वाली है, 4th कैटेगरी है। तो ये जो ऑर्डर है इसमें सिमिलैरिटीज कम होने लग जाती हैं और इसके बाद सिमिलैरिटीज और कम होंगी। तो आप क्या करते हो, एवरेज ऑफ कैरेक्टर, एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर ले लेते हो। भाई 2 प्लांट में 100 कैरेक्टर हैं, 50 मिलते जुलते हैं या 60 मिलते जुलते हैं, तो सेम कैटेगरी में रख सकते हैं आप, एवरेज ऑफ कैरेक्टर या एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर लेते हो। जैसे ऑर्डर है आपका कार्निवोरा, तो इसमें फेलिडी भी आ जाएगी यानी बिल्ली मौसी, एज वेल एज आपका यहाँ पर शेर आ जाएगा, एंड कैनिडी भी आ जाएगी यानी डॉग की फैमिली भी आ जाएगी। यानी कैट और डॉग दोनों की फैमिली आगे मिलकर के सेम ऑर्डर में चली जाती है। यस, कार्निवोरा में। और एक और ट्रिक है एसपीडी के बाद पीसीएस। पीसीएस मतलब आपका जो पॉलीमोनियल्स है ऑर्डर, एल्स आता है आपका ऑर्डर के एंड में, एल्स, पॉलीमोनियल्स, सेपिंडेल्स, है ना। यह मैं आपको आगे एग्जाम्पल लेके बताऊंगा। सी मतलब कन्वल्वेसी और एस मतलब सोलेनेसी। तो सोलेनेसी यानी आलू बैंगन की फैमिली थी, कन्वल्वेसी थी, इनको बेसिस ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर यानी इनके फूल के कैरेक्टर के बेसिस पर ऑर्डर पॉलीमोनियल्स में रख दिया गया। फिर क्लास है, तो इसमें ऑर्डर से भी कम सिमिलैरिटी है। जैसे क्लास है मैमेलिया, तो इसमें आपने कार्निवोरा रख दिया यानी डॉग, शेर, बिल्ली सब आ गए, और प्राइमेट को भी रख दिया, आप भी तो मैमल हो, जैसे मंकी आ गया, गिबन आ गया, गोरिल्ला आ गया, ह्यूमन बींग्स आ गए। तो हमें क्लास मैमेलिया में रख दिया जिनमें मेमोरी ग्लैंड्स हैं, जिनमें आपके एक्सटर्नल बॉडी हेयर्स हैं, एक्सटर्नल ईयर पिन्ना है, डायफ्राम है, ये सारी चीजें देखने को मिली। देन आपका फाइलम या डिवीजन, तो यहां पर आपका फाइलम है कॉर्डेटा, इसमें 5 कैटेगरी आती हैं। परम, पी मतलब पाइसेस यानी मछलियां, ए मतलब एम्फीबियंस, आर मतलब रेप्टाइल, ए का मतलब एव्स यानी पक्षी, एंड एम का मतलब मैमल्स, यानी हम सारे मिलजुल कर किस में आ गए, कॉर्डेटा में आ गए। और फिर सारे कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट मिलकर किस में आ जाएंगे, आपके सेम किंगडम में आ जाएंगे। ये आपको देखने को मिलता है एक पूरा सटीक एग्जाम्पल, आराम से देखिए। मैंने आपको कहा टाइगर है, लायन है और आपका लेपर्ड है। तो टिग्रिस, लियो और पार्डस, इन तीनों स्पीसीज ने मिलकर एक जीनस में पार्टिसिपेट किया, दैट इज पेंथेरा। तो पेंथेरा टिग्रिस, पेंथेरा लियो, पेंथेरा पार्डस, इसीलिए इनका नाम था। अब ये जो आपका शेर का जीनस है, ये बिल्ली के जीनस के साथ मिलके बनाता है फैमिली फेलिडी। ये फैमिली जो है बिल्ली वाली, ये डॉग वाली फैमिली के साथ मिलकर बनाती है ऑर्डर कार्निवोरा। ये कार्निवोरा जो है प्राइमेटा के साथ मिलकर, यानी हमारे साथ, है ना, प्राइमेट्स के साथ मिलकर बनाता है मैमलिया, क्लास मैमलिया। और मैमल जो है आपके मछली के साथ, पक्षी के साथ, एम्फीबियन के साथ, रेप्टाइल के साथ मिलकर बनाते हैं कॉर्डेट। और कॉर्डेट सारे नॉन कॉर्डेट्स के साथ मिलकर बनाते हैं दुनिया के सारे एनिमल्स यानी किंगडम एनिमेलिया। प्लांट में भी सेम चीज होती है। ट्यूबरोसम यानी आलू की स्पीसीज, मेलोंजिना बैंगन की स्पीसीज, निग्रम आपकी मकॉय की स्पीसीज, तीनों आपकी पाई जाती हैं जीनस सोलेनम में। अब सोलेनम, पेटूनिया और दतूरा यानी एसपीडी मिलकर बना रहे थे फैमिली सोलेनेसी।
सोलिनेसी और कन्वल्वेसी मिलकर बना रहे थे पॉलीमोनियल्स, तो पीसीएस करके मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। अब पॉलीमोनियल्स और रोज का जो ऑर्डर है रोजेल्स, ये मिलकर बना रहे थे डाइकॉट। डाइकॉट और मोनोकॉट मिलकर बनाएंगे एंजियोस्पर्म, यानी ऐसे प्लांट जिनमें फूल होते हैं। और एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म के साथ, टेरिडोफाइट के साथ, ब्रायोफाइट के साथ, एल्गी के साथ मिलकर बनाएंगे दुनिया के सारे प्लांट्स, यानी आपकी प्लांट किंगडम। यस, तो नीचे से ऊपर आप बढ़ते गए, एक एक चीज आपने डिकोड कर ली। नाउ देयर आर 4 डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जिनके बारे में आपको सारी चीजें पढ़नी होती हैं, एंड टू एंड एक एक चीज पढ़नी होती है। तो अगर मैं ह्यूमन की सारी चीजें आपको याद करा दूं तो हाउस फ्लाई की आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। एक शब्द आपको पढ़ना पड़ेगा, जैसे ह्यूमन है तो नाम है होमो सेपियंस। अब नाम है होमो तो फैमिली हो जाएगी होमिनिडी, एंड में ए आ रही है होमिनिडी। ऑर्डर प्राइमेटा क्योंकि हम लोग प्राइमेट हैं, है ना। क्लास मैमलिया क्योंकि हमारे पास मैमल के सारे फीचर हैं, और फाइलम कॉर्डेटा, और एनिमल किंगडम में तो हम हैं ही, तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो होमो से बना होमिनिडी, तो आपकी जो हाउस फ्लाई है इसका नाम है मस्का डोमेस्टिका। डोमेस्टिका घर में रहती है ना, तो मस्का से बना मस्कीडी। भाई होमो से बना होमिनिडी, तो मस्का से बना मस्कीडी। अब इसका ऑर्डर सिर्फ आपको याद करना है, दैट इज डिप्टेरा। क्लास हो जाएगी इंसेक्टा, इंसेक्ट है मक्खी, हमें अच्छे तरीके से पता है, और इंसेक्ट है तो फाइलम आर्थ्रोपोडा में आएगी, और किंगडम एनिमिलिया हो जाएगी। यानी सिर्फ आपको ऑर्डर डिप्टेरा याद करना पड़ा और कुछ भी नहीं। अब देखिए मैंगो के बारे में अगर आप बात करें तो मैंगो के सारे कैरेक्टर आपको 2 शब्द में ही याद हो जाएंगे, पैड शामी। यानी मोहम्मद शमी जो है वो तो बॉलर है वैसे, लेकिन बैटिंग करने उतरे हैं। अब जो आपका बैटिंग लाइनअप है उसकी बैटिंग हो चुकी है, अब मोहम्मद शमी जो है ये पैड पहन के आए हैं बैटिंग करने के लिए। तो PADSAMI ये यहां पर क्या हुआ, आराम से देखिए। P का मतलब प्लांटे, तो मैंगो एक प्लांट है, बिल्कुल है। ए का मतलब एंजियोस्पर्म, फ्लावरिंग प्लांट है, फ्रूट होता है इसमें, फल और फूल होते हैं, तो फ्लावरिंग प्लांट है, एंजियोस्पर्म है। यस, कैसा एंजियोस्पर्म है, डी फॉर डाइकॉट है, एकदम डाइकॉट है। एस का मतलब यहां पर ऑर्डर हो गया आपका सेपिनडेल्स, एल्स आता है एंड में, है ना। यहां पर पढ़ा था अभी पॉलीमोनियल्स, रोजेल्स, पोएल्स, सेपिनडेल्स, एंड में एल आ रहा है ना। ए का मतलब क्या है, एनाकार्डियासी, एनाकार्डियासी, एसी आ रहा है एंड में। एम आई का मतलब है मैंजीफेरा इंडिका, यानी जीनस और स्पीसीज, यानी प्लांट, एंजियोस्पर्म, डाइकॉट, सेपिनडेल्स, एनाकार्डियासी, मैंजीफेरा इंडिका, सारी चीजें याद हो गई। अब क्या करना है, अब हमें वीट जो है इसमें सिर्फ पोहा वर्ड ऐड करना है। सुबह आप क्या खाते हो, या तो वीट की रोटी खाते हो या पोहा खाते हो। अब पोहा पोहा यहां कर देंगे, यानी ऑर्डर हो जाएगा पोएल्स और क्लास हो जाएगी आपकी पोएसी। ऑर्डर हो गया पोएल्स, क्लास हो गई आपकी पोएसी। प्लांट ये होगा, एंजियोस्पर्म ये होगा, डाइकॉट की जगह मोनोकॉट हो गया है, आपका पोएल्स पोएसी हो गया है, नाम हो जाएगा ट्रेटिकम एस्टिवम। ये तो सीधा सीधा साइंटिफिक नाम है तो याद हो ही जाता है। यानी मेरे दोस्त हम लोगों ने क्या देखा, ह्यूमन जो है उसमें आपका ऑर्डर प्राइमेटा है, हाउस फ्लाई में ऑर्डर डिप्टेरा है, बाकी सारी चीजें आपको याद हो जाती हैं आसानी से कि भाई हाउस फ्लाई जो है वो इंसेक्ट है तो आर्थ्रोपोडा में बिलोंग करेगी, सिंपल सी बात है। ऑर्डर आपने डिप्टेरा याद कर ही लिया है, बाकी सारी चीजें साइंटिफिक नाम से ही यानी मस्का डोमेस्टिका से ही याद हो जाती हैं। जो आपका मैंगो है इसमें PADSAMI अल्फाबेट है, यानी आपका प्लांटे, एंजियोस्पर्म, डाइकॉट, सेपिनडेल्स, एनाकार्डियसी, मैंजीफेरा इंडिका। नीचे आपका वीट में क्या आ जाएगा, नाम बस पोआ पोआ लिख दो क्लास और ऑर्डर में, तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्लांट किंगडम होगी, एंजियोस्पर्म होगा, डाइकॉट की जगह मोनोकॉट, आपका यहाँ सेपिनडेल्स की जगह पोएल्स, एनाकार्डियसी की जगह पोएसी, मैंजीफेरा इंडिका की जगह ट्रिटिकम एस्टिवम जो इसका साइंटिफिक नाम है। खेल खत्म। इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उड़ा के रख देंगे, फाड़ के रख देंगे उस क्वेश्चन को, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। बस वही करना है और कुछ करना ही नहीं है। तो ये बहुत जनरल चैप्टर था, और इसमें काफी सारे जो इनिशियल मैंने आपको स्लाइड्स पढ़ाए वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट नहीं है, लेकिन हम आगे आने वाले काफी चैप्टर्स में उनकी हेल्प जरूर लेते हैं। तो दैट्स व्हाई इट बिकेम रियली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टूड दोज टॉपिक्स विद क्लैरिटी। इसीलिए मैंने उसको इंक्लूड किया है कि कोई भी चीज हम लोग छोड़ते हुए ना चले, हर चीज की हमारे पास प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो, प्रॉपर क्लैरिटी हो। तो आई होप आपको ये सेशन बहुत मजेदार लगा होगा, पसंद आया होगा। इफ यस तो वीपू सर ओपी इन द कमेंट सेक्शन प्लीज, या फिर तारा रारा इन द कमेंट सेक्शन, जिससे मुझे भी एनर्जी मिल सके और मैं अगले सेशन को और ज्यादा धमाकेदार और तोड़ू फोड़ू सेशन बना सकूं। तो लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मैं मिलता हूं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।